बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और खिलखिलाती, पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छी सुबह के साथ जुगन काजिम आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, कल मैं टीवी देख रही थी तो पता नहीं क्या मुझे सूझी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के न्यूज़ चैनल्स हैं ज़रा उनको लगा के देखूं कि क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा जी, लगाया तो करंट अफेयर्स के शोज़ का टाइम था जिस वक्त एंकर्स जो हैं वो डिफरेंट किसी हार्ड हिटिंग टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि मैंने कुछ 6 चैनल फ्लिप किए, 6 के 6 पे कोई ना कोई शो चल रहा था किसी बड़े बड़े एंकर का। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बोल सिर्फ एंकर रहा था और जो गेस्ट थे वो लिटरली आधी आधी लाइन बोलते थे और या तो दूसरा उनको गेस्ट कट कर देता था या फिर एंकर अपनी बात स्टार्ट कर देता था, जो होस्ट था। तो मैंने सोचा कि यार हमें तो एंकरिंग में एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि या जनरली जब गुफ्तगू करते हैं, देखिए जब आप एज एन एंकर बैठते हैं चैनल पे या एज अ होस्ट बैठते हैं, इवन एज अ गेस्ट बैठते हैं, तो गुफ्तगू के कुछ आदाब होते हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एज एन एंकर, जैसे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क पे क्या सिखाया गया कि भाई आपका जो गेस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू आपने गेस्ट को ही देनी है, बात आपने गेस्ट को करने देनी है, आपने अपनी एडिशंस करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देना है, लेकिन गेस्ट इज़ द प्रायोरिटी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि इस प्रोग्राम पे भी आप नोटिस करते हैं कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ और गेस्ट कम बोल रहा है, और अक्सर वो इसलिए होता है कि जिसको हमने इनवाइट किया होता है शायद उनके पास बातें इतनी नहीं होती या मुख्तसर बात करने के आदी होते हैं या होती हैं, तो उसकी वजह से एज एन एंकर मुझे ज़्यादा बोलना पड़ जाता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, गुफ्तगू के आदाब की अगर बात करें तो एक बात जैसे कि मैंने कहा कि पीटीवी पे हमेशा सिखाया गया कि जी गेस्ट इज़ प्रायोरिटी। अब इंटरेस्टिंगली इनफ जब प्राइवेट सेक्टर में मैंने कभी काम किया तो हमेशा यही कहा जाता था कि आया है गेस्ट बहुत लंबा बोल रहा है, कट करो ये वाली बात कह दो, क्योंकि कान में हमारे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं आईएफपी होता है, तो इसमें आपकी जो कंटेंट की टीम है, जो कंटेंट के हेड हैं, उसके अलावा जो आपके प्रोड्यूसर है, वो आपके कान में आपसे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो बड़ी दफ़ा ऐसा होता था कि प्राइवेट सेक्टर में कोई गेस्ट है, उसने 2-3 मिनट की बात की, अब उनकी बात क्योंकि 3 मिनट से लगातार चल रही थी तो एकदम से मुझे कान में प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई कट करो, बड़ी लंबी बात हो रही है, बात को किसी और तरफ ले जाओ। तो होता यह है कि कुछ टीवी के रिक्वायरमेंट्स हैं स्क्रीन की और कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक तमीज़ की। अब दोनों को किस तरीके से आप कोहेसिवली आगे लेके चलें। और जनरली भी व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं तो या किसी से गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू में दोनों लोग बोलते हैं और दोनों लोग सुनते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए, फिर वो व्यूअर्स गुफ्तगू नहीं है, फिर वो लेक्चर है। क्योंकि अगर दूसरे बंदे को आप अपनी गुफ्तगू में इन्वॉल्व तक नहीं कर रहे हैं, इंगेज तक नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आप दूसरे को बातें सुनाते जा रहे हैं और उसकी बात अगर वो कर भी रहा है तो आप उसको ना बात को सुन रहे हैं, ना एक्नॉलेज कर रहे हैं, ना रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन नहीं है व्यूअर्स, वो गुफ्तगू नहीं है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बोलने के साथ सुनना भी ज़रूरी है। 90% ऑफ द टाइम व्यूअर्स होता ये है कि जब हम बात करते हैं ना किसी से, हमें ये होता है कि जो मैं बात कर रही हूँ ना या जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात अगला सुन ले, वो बात इस्टेब्लिश हो जाए आगे से, मतलब अगले की बात आपको समझ आए, उसकी राय समझ आए, उसकी राय की कोई वैल्यू हो, ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। और मैंने ये चीज़ जेन ज़ी के साथ बहुत देखी है कि जेन ज़ी अपनी बात सुनवाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, लेकिन आपकी बात नहीं सुनना चाहते, जिसपे अब ये जो जनरेशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं बिटवीन द मिलेनियल्स एंड जेन ज़ी एंड बेबी बूमर्स, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है कि सारी जनरेशन जो हैं उनका कॉन्वर्सेशन करने का भी तरीका मुख्तलिफ है। अगर आप सुनना सीख जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक नॉलेजेबल इंसान बन जाते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी का भी एक बड़ा फेमस मुहावरा है कि द ग्रेटेस्ट विजडम इज़ इन नोइंग दैट यू नो नथिंग एट ऑल, कि सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो ये तस्लीम कर ले कि वो कुछ नहीं जानता। जब वो ये तस्लीम कर लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तो फिर वो अपने दिमाग को खुला रखता है सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर वो दूसरे की बात भी सुनता है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करता है और फिर उसमें जो अपने फ़ायदे की चीज़ें होती हैं उसको यूज़ भी करता है। देखिए व्यूअर्स, सोचने की बात है, मैं बोली जा रही हूँ, आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कितनी बातें होंगी मेरे पास, कितनी बातें होंगी। क्यों मॉर्निंग एट होम की एक प्रॉपर कंटेंट टीम है, अहमद हाशमी है, फातिमा है, रायमा भी बीच में अपना हिस्सा डालती है, हमारे प्रोड्यूसर भी, हमारा एक प्रॉपर कंटेंट की टीम है। क्योंकि एक जुगन अगर हर रोज़ यहाँ पे बैठ के बातें करेगी कितनी कर लेगी।
हर रोज़ कोई नया टॉपिक आपके सामने लेके आना, उस पर डिस्कशन करना, ये सिर्फ जुगन नहीं आपको प्रेजेंट करती, ये पूरी मॉर्निंग एट होम की टीम आपको प्रेजेंट करती है। यानी कि हम सबका एक कलेक्टिव एफर्ट होता है उन चीज़ों पे बात करना, उन चीज़ों पे डिस्कशन करना जो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें चीज़ बड़ी अहम लगी, जो मेरी भी कल ऑब्जर्वेशन थी, कि यार हम लोग सुनते ही नहीं हैं, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है अगले की बात सुनने में। मज़े की बात यह कि जो हम बातें सुना रहे होते हैं और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं वो बातें तो हम ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ ऊंचा बोल के आवाज़ दूसरे तक पहुंच रही होती है। तो आपको उस गुफ्तगू करने का क्या फ़ायदा हुआ अपनी बात सुनाने के अलावा? क्या आपकी नॉलेज में, आपकी सोच में, आपकी पर्सनैलिटी में किसी चीज़ का इजाफा हुआ? क्या कोई एडिशन हुई? या फिर आपने सिर्फ जाके अपनी बातें सुना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनको अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सुनाते ही सिर्फ अपनी बातें हैं, और फिर उनकी रेपुटेशन भी ये बन जाती है कि आए हाय फलां आंटी आ गई या फलां अंकल आ गए, अब इन्होंने बोलते जाना है और हम सबको उन्होंने लेक्चर दे के जाना है। सबकी फैमिलीज़ में ऐसे होते हैं लोग। तो क्या आपने वो वाला इंसान बनना है जो बात भी पते की करे लेकिन उससे ज़्यादा दूसरे की बात सुने, उसको अंडरस्टैंड करे और पते की बातें खुद ऑब्जॉर्व करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे ताकि आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे को भी फ़ायदा हो? द होल पॉइंट इज़ के व्यूअर्स, बैलेंस, जिस तरह हम कहते हैं कि ताल्लुक दो तरफा होते हैं, वन वे ट्रैफिक वाला रिश्ता कभी नहीं चल सकता। तो जिस रिलेशनशिप में भी एक बंदा सिर्फ बोलता है और दूसरा सिर्फ सुनता है, बहुत सी शादियों में हमने ऐसे मामलात देखे जहाँ पे जब शादी ख़त्म हुई या ख़त्म होने को आई, बात तलाक पे पहुँची, तो जब बात पूछी दोनों से तो खातून ने कहा कि भाई वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, मैं बोलती रहती हूँ, वो जवाब ही नहीं देते थे किसी बात पे, मुझे लगता था मेरी दीवार से शादी हुई है। अच्छा, मर्द से पूछो तो वो कहे कि जी अगली बोलने ही नहीं देती थी, हर वक्त वो अपनी ही राय और अपनी बातें सुना रही होती थी, उसका चीखना उसका चिघाड़ना तो मैं चुप हो जाता था। बड़ी दफ़ा लोग व्यूअर्स चुप इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि दूसरा बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं होता उनकी बात के अंदर, वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ आपको बात सुनाना चाह रहे हैं। तो फिर बड़े लोग जो हैं वो चुप कर जाते हैं। अगर आप सुनना जानते हैं, जैसे कि मैंने कहा, तो आप नेचुरली एक नॉलेजेबल इंसान बन जाते हैं। हर इंसान यही समझता है कि जो बात वो कह रहा है वही बात ठीक है। तो हम कैसे सीखेंगे कि हमने कोई बात गलत की है या हमारी जो राय है वो शायद ज़रा मायूब है या नेगेटिव है? जब तक हम लोगों की राय नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। देखिए, उसे किसी के मशवरे या किसी की इस्लाह की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा किसी की बात नहीं सुनता वो यही सोचता है जो वो कह रहा है वही ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत भी है और एक नेगेटिव अमल भी है। पेरेंट्स बच्चों की नहीं सुनते, बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते। आजकल ये बहुत बड़ा इशू है कि माँ बाप अपनी ओपिनियन पे फंसे हुए हैं, बच्चे अपनी ओपिनियन पे फंसे, आपस में गुफ्तगू नहीं होती। या पेरेंट्स अपनी सुनाते हैं या बच्चा किसी नाराज़गी में अपने माँ बाप को सुना के फिर डांट खा के चला जाता है, बात ख़त्म हो जाती है। फैमिलीज़ में अक्सर ऐसा होता है व्यूअर्स कि कोई किसी की नहीं सुनता, जिसकी वजह से आगे जाके फिर बड़े मसाइल होते हैं और फिर लोग कहते हैं फैमिलीज़ भी टूट जाती हैं। जैसे अगर पेरेंट्स की बात करूं तो वो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दें। अब टाइम देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनके साथ बैठ के अपने फ़ोन पे लग जाना, उनकी बात सुने, उनको समझाएं, वो क्या कहना चाहते हैं उनकी बात को सुने, और अगर वो कोई सरासर गलत बात कर रहे हैं तो उनसे डिस्कस करके उसको इस तरफ माइल किया जाए कि ये बात ठीक है, ना कि डांटे बेइज्जतियाँ करें। एंड में फिर बच्चे उसी चीज़ की तरफ वापस चले जाते हैं जिस पे उनको रोका जाता है डांट के। जो चीज़ समझा के आप चेंज करते हैं वो फिर बच्चों की ज़िंदगी का एक परमानेंट हिस्सा हो जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि बचपन में मेरे बड़े अगर कोई बात मुझे बताते थे या समझाते थे तो मैं उनकी बात गौर से इसलिए नहीं सुनती थी क्योंकि मुझे लेक्चर दिया जाता था। मेरे से कोई नहीं पूछता था कि भाई तुमने अगर ये चीज़ की तो क्यों की, या अगर ये वाली चीज़ करना चाह रही हो और हम मना कर रहे हैं तो क्यों ये करना चाह रही हो। सिर्फ डांट पिटती थी। और वही वाली बात होती थी ना कि बड़े बुजुर्ग जो हैं और घर के जो बड़े हैं वो एक्चुअली बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं व्यूअर्स, लेकिन कभी कभी उनकी बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है जहाँ पे वो डांटते हैं या थोड़ी बेइज्जती कर देते हैं तो बच्चे बैक एंड पे चले जाते हैं। व्यूअर्स, अच्छे लिसनर्स की एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा खुद भी सोच समझ के बात करते हैं और दूसरे की पूरी बात सुन के फिर अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस बात को अपने पल्ले से बांधना पड़ेगा कि बोलने के साथ सुनना, शायद बोलने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। शेफ़ फ़खरुन्निसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बताइए शेफ़, आज का हमारा टॉपिक है सुनना।
जुगन ये बड़ी ही ज़रूरी बात है, क्योंकि कभी कभी हम वाकई किसी की बात प्रॉपरली सुनते नहीं, खुद से एज्यूम कर लेते हैं, और ये अक्सर जो वजह है ना मिसकम्युनिकेशन की जो है ना ये वजह बन जाती है। हमेशा दूसरे की बात पहले ध्यान से सुनकर उसको रिप्लाई करें, लेकिन अक्सर लोग जो अनफॉर्चुनेटली अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, आधी बात सुनी बीच में काटी और अपना अजम्पशन लगाकर और बात आगे कर दी, जबकि जो असल बात है वो शायद बीच में भी रह जाती हो। मतलब अपनी किसी को मौका दे देना चाहिए सुनने का भी, सिर्फ बोलना ही नहीं चाहिए। और वाकई कई लोग ऐसे होते हैं जो बस सिर्फ अपना सुनाना ही जानते हैं, उनको नहीं पता कि सुननी भी है किसी की। और बच्चों के साथ ना एज पेरेंट्स हम लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं। मुझे भी याद है कि बड़ा हमजा जब टीन्स में आया ना, पहला बच्चा में, जब वो टीन्स में आया तो सच्ची बात है फ़खरुन्निसा, जो भी बात उसकी मुझे गलत या मायूब लगती थी, नहीं ये नहीं करना। मुझे याद है 16 साल की उम्र पे हमजा ने एक स्यापा डाल दिया कि मामा मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है। मैंने कहा बेटा 16 साल की उम्र पे इजाज़त ही नहीं है। नहीं मामा मेरे सारे फ्रेंड्स। मैंने कहा आई डोंट केयर आपके फ्रेंड्स क्या करें, इट्स नॉट हैपनिंग। अच्छा, हमजा ने फिर अपने किसी फ्रेंड के घर जाके ना गाड़ी चलाने की कोशिश की, मुझे खबर मिल गई। लो जी, अब मैं उसको डांटूं। उसने फिर मुझे आगे से घूम के कहा कि मामा आप सिर्फ अपना पॉइंट सुनाती जाती हैं, मेरी आप बात सुन तक नहीं रही। तो मैंने कहा भाई क्या मसला है। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, मैंने उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और सबसे बढ़ के जो मैंने उसको एक बात की, मैंने कहा हमजा देखो, दुनिया में किसी को पता चले ना पता चले, आपको तो पता ना आप गलत काम कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं। मैं कहा दूसरी बात जानी, मैं स्टेट चैनल पे बैठ के, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बात कहती हूँ कि भाई जो उसूल हैं, जैसे 18 साल की उम्र से पहले बाइक और गाड़ी आप नहीं चला सकते, विदाउट लाइसेंस आप नहीं चला सकते, और लर्नर्स परमिट के साथ भी आपके साथ कोई बड़ा होना चाहिए, कोई ऐसा बंदा जिसके पास फुल लाइसेंस है। तो ये रूल्स हैं। तो ये जब मैंने हमजा से डिस्कस करके बात की, तो सच्ची बात है फ़खरुन्निसा, जब 18 का हुआ, 23 मार्च को हमजा की 18th बर्थडे थी। हमजा ने उस दिन, बल्कि उसी दिन मुझे तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। जब हम घर आए हैं, हमजा का बर्थडे केक काटा, उसके फ़ौरन बाद उसने कहा नाउ मामा मैंने गाड़ी चलानी सीखनी है। मैंने कहा बेटा डन। बात ये है, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। उसने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा और उसने मुझे कहा, उसने कहा यू आर राइट। मैं कहा जानी मैं सबको और कह रही हूँ कि आप ऐसे ना करें, मेरा अपना बच्चा यही काम कर रहा है तो फिर कैसे चले? बड़ी मायूब सी बात है। और मैंने कहा वैसे भी बेटा मैं टीवी पे ना भी काम करती तो गलत काम गलत है, पकड़े जाओ या ना जाओ ये मैटर नहीं करता, जान अल्लाह को देनी है। सो ये चीज़ें मैटर करती हैं। एंड अल्टीमेटली व्यूअर्स, मुझे पता है बड़ा मुश्किल होता है सुनना, और स्पेशली बच्चों की जिनको सारी ज़िंदगी आपने कहा होता है ये नहीं करना वो नहीं करना। कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और कम्युनिकेशन में सुनना भी है, बोलना भी है। यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि सिर्फ सुनना भी नहीं है, फिर बोलना भी है, क्योंकि कम्युनिकेशन तभी होती है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शेफ़ फ़खरुन्निसा के किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, और किचन में आते ही सबसे पहले मुझे एप्रन पहनाया जाता है, सबसे पहले। अब देखिए ना, मैं आप लोगों की बात सुनती हूँ तो तब ये चीज़ें होती है ना, सुनना और सुनाना दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट है, जरूरी काम है। अच्छा, मैं बल्कि जो लोग नहीं बोलते उस पर भी बात करना चाहूँगी, लेकिन पहले आज हम बना के, ओए हुए आपने तो बड़ी आज फनकारी की हुई है बहन। आज हमने क्योंकि पिज़्ज़ा बनाना है तो आपको पता है उसके जो है पूरे फनकारी हैं उसकी पूरी फनकारी है। तो मेरे ख्याल से इधर मैं चूल्हा जलाऊं या उधर जिधर जलाऊं? भी आपने डो को अगर राइज करवाना है तो नहीं, डो राइज हो गई है तो चले फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ ताकि मैं आपके वो जो हमारा वो, अच्छा तो सबसे पहले तो हमने बेसिकली हम चिकन टिक्का टाइप बाइट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने तो इसमें आप भी सारे स्पाइसेस डाल दें। मैं सारे स्पाइसेस साथ साथ आपको मेंशन कर देती हूँ। ये सारे स्पाइसेस डाल बस ये दो चीज़ें और साथ में मैरिनेट करें, और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के उसको हम जो है फ्राई कर लेंगे अपना चिकन को। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अपनी चिकन की तैयारी की तरफ बढ़ती हूँ और आप तब तक इंग्रेडिएंट्स की तरफ, क्योंकि पिज़्ज़ा की ना कुछ 2-4 चीज़ें मैंने आपसे ज़रूरी पूछनी भी हैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डो राइज नहीं करता या डो सही नहीं बनता। अब प्रॉब्लम ये है कि ये व्यूअर्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डो है जो अंदर अभी हमने बनाया हुआ है, कवर किया हुआ है, ये डो अगर ठीक ना बने ना, ये देखें ना जैसे ये राइज हुआ है अभी, अगर ये डो प्रॉपर तरीके से राइज ना करे ना तो फिर डो का जायका ठीक नहीं आता। और अगर थिन क्रस्ट भी बनाना है तो उसका तरीका भी मैंने आपसे अंडरस्टैंड करना है। तो आप अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ आएँ, मैं यहाँ पे व्यूअर्स सबसे पहले चिकन की थोड़ी सी फ्राइंग की तरफ आ जाती हूँ। पिज़्ज़ा की डो के लिए हमें मैदा चाहिए 300 ग्राम, खमीर लेंगे 8 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, नमक 8 ग्राम, तेल 30 ग्राम और नीम गर्म पानी हम लेंगे 150 से 200 ml।
और चिकन की फिलिंग के लिए चिकन हमने लिया है 200 ग्राम, उसमें नमक हस्बे जायका डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर चौथाई चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर चौथाई चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और तेल 3 खाने के चम्मच। और टॉपिंग्स के लिए हम लेंगे शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, जैतून, ओरिगैनो पाउडर, पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, पिज़्ज़ा इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स जो आजकल हर किसी का फेवरेट है। किसी भी वो जो डिलीवरी की ऐप है उसके ऊपर आप खोलो तो सबसे पहले जो है ना 70 नाम आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ, तो 70 नाम आ जाते हैं आपके वेरियस डिफरेंट किस्म की पिज़्ज़ा की दुकानों के। सो द पॉइंट इज़ पिज़्ज़ा अपनी जगह बड़े मज़े की चीज़, लेकिन बनाना आना चाहिए। अब जैसे हम चिकन टिक्का चंक्स तैयार कर रहे हैं, अगर आपने चिकन टिक्का नहीं भी बनाना तो आपके पास बहुत से ऑप्शन है। आप सॉसेजेस डाल लें, सॉसेजेस डाल लें। आप विदाउट चिकन मार्गरीटा पिज़्ज़ा खाली चीज़ के साथ आप बना सकते हैं। बेसिल लीफ फ्रेश उसमें डाल लें, कितना अच्छा उसका फ्लेवर बन जाता है। और आजकल तो जैसे ये हमारा बनता है वाइट सॉस का जो पिज़्ज़ा बनता है, अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा मैंने देखा है, मतलब सॉस आप बनाते जाएँ, वेरिएशंस आप जितनी डिफरेंट मर्जी करते जाएँ, कबाब की फीलिंग के साथ बहुत से पिज़्ज़ा जिस तरह कबाब जो है ना रेडी हुए हुए देखते हैं हम। अच्छा मुझे ना डो बनाने का प्रॉपर तरीका बताओ, और अगर आपकी डो राइज नहीं करती हैं तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे किसी ने कहा नहीं तुम्हारी डो राइज की, अगर तुम्हारी डो नहीं ठीक बनी बेहतर है कि उस डो को इस्तेमाल ना करो, ना कि उस डो को इस्तेमाल करके कुछ करो। आप पूरा पिज़्ज़ा वेस्ट कर देंगे अगर आपकी डो नहीं सही है तो। आप उसी डो के अंदर थोड़े से तिल डाल के उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल के शक्कर पारे बना लें। ऐसे है। आप उसको फिर फ्राई करें, कोई नहीं आपको कह रहा कि आप फेंके। जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम फेंक देते हैं। आप फेंके ना, आप उसी डो, अगर आपकी डो नहीं राइज की और नहीं ठीक बनी, उसमें थोड़े से आप तिल डाल दें, उसमें थोड़ी सी आप शक्कर डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसके आप छोटे छोटे पीस करके फ्राई कर लें, तो वो आपके शक्कर पाड़े टाइप बन जाएंगे शक्कर डाल के। लेकिन इसकी डो का सिर्फ यही है कि जो ईस्ट है उसको आपने तो देख कर लेना। और अक्सर लोग आप सोचें कि अभी हमारी ये डो नहीं बनी है। हाँ जी, आपने इस डो को कैसे तैयार किया? मुझे जीरो से लेके इस स्टेज तक बताएं। मैंने इसमें चीनी को जो है ग्राइंड करके पाउडर बनाकर उस तरह से यूज़ किया है, उसमें नमक डाला है और ये सारी चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर दी मैंने, ईस्ट, नमक, ऑयल और ये सब चीज़, और मैदे को छान कर इसमें मैंने डाल दिया। एक जो चीज़ है ना, जो ईस्ट का जो है ना खराबी की वजह, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अब तो वैसे साशेज में बड़े इजीली अवेलेबल है, सिंगल सर्विंग बॉक्स ले लेते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं, वो डेड हो जाता है। और यहाँ फिर पानी जो है वो यीस्ट ना एक लाइव कल्चर होता है, व्यूअर्स अंडरस्टैंड करने वाली ये बात है, वो एक तरह से एक जिंदा चीज़ है। तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से, इसका अगर कोई ढक्कन मुझे मिल जाए ना तो 2 मिनट के लिए मैं इसको, क्योंकि पानी नहीं इसमें आपने डालना। हाँ जी, पानी आपने इसको लिटरली थोड़ा सा ऑयल डाल के, आप ये देखें कि मैंने इसमें बिल्कुल भी वो कुछ नहीं डाला। ये मैं इसको 2 मिनट के लिए कुक होने दे रही हूँ ताकि वो अंदर तक हमारी चिकन कुक हो जाए। इतने इतने से पीस हैं, बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम पानी नहीं इसमें डालेंगे, क्योंकि आप पानी डालेंगे तो उस लिक्विड के अंदर उसका सारा जायका चला जाएगा। 2 to 3 मिनट्स आपके चिकन कुक हो गए, बल्कि ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैंने उस दिन ना एक बड़े इंटरेस्टिंग पिज़्ज़ा खाया, बड़े मज़े का, डिफरेंट सा। उन्होंने क्या किया कि पिज़्ज़ा सॉस के अंदर ही उन्होंने मिक्स कर दिया चिकन, ठीक है, और उन्होंने जब पिज़्ज़ा सॉस लगाया डो के ऊपर तो उसके ऊपर उन्होंने चिकन वाला वो, और ऊपर से सिर्फ चीज़ डाली, वेजिटेबल्स डाली, बेक किया, तो जब बाइट ली तो अंदर से चिकन निकली। अब तो बड़ी फनकारियां आ गई यार, पिज़्ज़ा डो के भी साइडों के ऊपर कबाब डाल देते हैं, फिलिंग करें आप उसके अंदर, चीज़ स्टफ्ड हो जाता है, फिलिंग कर रहे हैं बिल्कुल। अब ये बताइए इसमें कितनी देर है? मुझे तो लग रहा है बस ये हो गया, मैंने आपसे कहा ये हो गया, बस इसको इतना 2 से 3 मिनट ही चाहिए बस। इसको 2 से पानी भी ड्राई हो गया और ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल इसका पानी ओवर कुक नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर बिल्कुल ड्राई हो जाता है, इतना चिकन को जो है ना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए, ये हमारी चिकन भी तैयार हो। अब मैं आपको थोड़ा सा ना डो का दिखा देती हूँ कि ये डो को ना 2 बार प्रूफ करना पड़ता है। एक बार जब हमने इसको गूंद कर रखा, ये देखें इसमें आपको खमीर नजर आ रहा है। अभी आपने पूरी नहीं बात बताई, आपने कहा खमीर का अगर ये इशू अब हमने बनाना, खमीर का इशू ये है कि उसको तो पहले तो प्रॉपरली उसको सेव किया करें, अगर आपने यूज़ करना, नहीं तो कोशिश करें कि नया साशे ही यूज़ किया जाए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 11 ग्राम का होता है, 8 ग्राम इसमें डल जाता है, 8 to 9 ग्राम, तो वो इतना एनफ होता है। एक तो ईस्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और दूसरा जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म यूज़ नहीं करना। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि नीम गर्म पानी, बिल्कुल इतना जो आपकी एक फिंगर आप जब उसमें डालते हैं तो वो आपकी बर्दाश्त कर सके। ज़्यादा गर्म पानी जब भी हम ईस्ट के साथ मिक्स करते हैं तो वो ईस्ट को डेड कर देता है, तो और फिर वो आपका राइस नहीं होता। बिल्कुल ठीक है।
तो अब हमने इसको क्या किया, हमने यीस्ट को पहले वो किया गर्म पानी में, उसके नहीं बाद नहीं कुछ भी नहीं, सब कुछ इंस्टेंट यीस्ट लिए सब कुछ इकट्ठा इसमें डाला और हाँ, उसको गूंद पानी दिया के साथ उसको और उसको गूंद फिर दिया, हमने छोड़ दिया। अब आप इसको ये छोड़ देखें ये दिया। कितनी इसका टेक्सचर अच्छा सा हो गया, बहुत सॉफ्ट ही डो गूंदनी, बहुत ज्यादा वो हार्ड नहीं गूंदनी, क्योंकि जितना ज्यादा उसको हम हार्ड करेंगे ना उतना ही वो फिर जो ये है वाला पिज्जा दूं आपको हाँ ट्रे। जी। हाँ अगर हम वो छोटा वो एक मिनी पिज्जा बनाएंगे, चलिए एक मिनी बना लेते हैं पहले दिखाने के लिए। अब देखिए ना इंडिविजुअल सर्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब अगर आपने बच्चों को फॉर एग्जांपल स्कूल भेजना है, इस साइज के आप ले लें पैंस। अच्छा ये चार भी ओवन में एक टाइम पे फिट आ जाएंगे, जी। तो आपने इस तरह बना लिया, आप हस्बैंड के साथ भी चाहें भेज तो दिया। आप वो जो कपकेक वाला होता है मोल्ड, उसके अंदर भी आप बच्चों के लंच के लिए भी थोड़ा सा बना सकते हैं, छोटी छोटी बाइट साइज भी पिज्जाज भी बना सकते हैं। जी। चीज़ वही होती है, आप बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा अब हम इजी हो के इसको हम जो आराम से ना आप हाँ अपनी चीज़ों को ना हम क्लियर कर दें, क्योंकि जगह क्लियर करके ना तरीके से आपको चीज़ों को करना चाहिए। टमाटो सॉस जो उसका साथ का होता है वो तो आप मार्केट से इतनी इजीली मिल जाता है कि ये अब साथ में मैं थोड़ा सा मैदा रखा, उसको थोड़ा सा डस्ट किया। कोशिश करें कि आप बेलन के साथ ना उसको करें, उसको हाथ से ही करें। अगर आपको मैंने जरूरत चिकन को पड़े बीच में से कट करके सिर्फ हाँ बिल्कुल 100% डन है, और बस अगर हल्की सी भी रॉ रह जाए तो फिर प्रॉब्लम होती है। जी, क्योंकि नहीं देखें जिसको हम बिल्कुल इसको हाथ से कोशिश करेंगे इसको बेलन यूज ना पिज्जा करें। पे बेलन तो यूज भी नहीं होता यूजुअली, लेकिन कई लोगों को नहीं इजी रहता, तो मैंने इसलिए त्यातन रख दिया था। नहीं तो हाथ से जो है ना बड़ा अच्छा सा इसकी डो को हमने इसके अंदर डाल के क्योंकि आप जितना भी इसके अंदर वो डालेंगे ना मैदा, तो उतना ही ये ज्यादा हार्ड होता जाएगा, ये हार्ड होता जाएगा, डो का ना मजा नहीं आएगा। अच्छा मैं जो ना बोलने की बात कर रही हूँ ना, अच्छा एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है फ़खरुन्निसा, बड़ी ख़वातीन ये भी कंप्लेन करती हैं या मर्द हज़रात कंप्लेन करते हैं कि यार बोलती नहीं है कुछ, कहती नहीं है, या हस्बैंड के बारे में कहेंगे कि भाई हम जो मर्जी कहते चले जाएं, अगले का ना कोई रिस्पॉन्स आता है ना कोई जवाब आता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक व्यूअर्स चीज़ होती है कि एक तो होता है कि लोग बोलते हैं तो बोलते चले जाते हैं, दूसरे की सुनते नहीं हैं, और एक प्रॉब्लम होती है कि अगला जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहे हैं वो चुप ही है, वो बुद्धि है। लाइक एक दो दफ़ा ना मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के केसेस में भी ऑब्जर्व किया कि यार अब मेरी दोस्त है, उसका अगर झगड़ा हो रहा है अपने मियाँ से तो वो एक तरफा झगड़ा है, वो बोलती जा रही है, भाई बस चुप है खड़े हैं, और बट एक चुप हो जाए बंदा तो ये बड़ी अच्छी बात है। गुस्से में होना चाहिए, वो गुस्से की बात है, लेकिन एक नॉर्मल कन्वर्सेशन में तो चुप बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आपने ना इसको इतना वो कर दिया है वो कि वो अब पिज्ज़ा जो है ना हमारा, नहीं ये आप इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। असल में क्योंकि वो ज्यादा नहीं वो बहुत अच्छा बना है, उसका डो ज्यादा देर भी थोड़ा वो राइज हुआ पड़ा रहा है, इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि हमें अपने शो की टाइमिंग को देखते हुए सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। अच्छा अब एक काम जो ज़रूरी है, आपने इसकी बेस में राइट हाँ जी ये कांटा मारना है, क्योंकि होता ही है कि वरना वो नीचे से ना फूल जाती है जैसे रोटी की तरह, और हमने इसको वैसा नहीं करना, और जो है इसमें से एयर जो है अच्छे से वो पास भी हो जाएगी। बिल्कुल मैं चाह रही हूँ कि ज़रा सा हमें ना वो मिल जाए, थोड़ी सी मार्जिन मिल जाए कि आप इसको अगर आपने हाथ में लगा लेंगे ना बड़ी इजीली इससे आप ही कर लो ना। मैं चाह रही हूँ कि ये अच्छे से ना हमारा पिज़्ज़ा जो है वो मैं असल में व्यूअर्स पिज़्ज़ा की मेन फनकारी यही होती है कि आपने उसकी डो बना के ना उसको आपने अच्छा सा बना लिया। सेंटर से थोड़ा सा आपने उसको पतला रखना होता है और साइडों से आपने उसको थिक रखना होता है, राइट? हाँ जी। और जो इसको भी एक दफ़ा जब इसको दोबारा भी प्रूफ करना है, यानी कि जब हम सारा कुछ इस पे सेट करके इसको 10-15 मिनट के लिए फिर से दोबारा इसको जो है ना अब ये हमने इसमें ये डाला, पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे हम, पिज़्ज़ा सॉस हमने इस पे लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना बिकॉज़ वो आपका बिल्कुल वो हो जाएगा फिर। अच्छा इसके बाद और इसके बाद हम जो है इस पर जो है चीज़ डालेंगे, उसके ऊपर हम अपनी सारी टॉपिंग्स डालेंगे। बिल्कुल मैं ना अपना बलीदा बनाती जा रही हूँ। ओए हाय सॉरी तुम्हारा पूरा मैंने खराब कर दिया। अच्छा अब हमने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। हाँ जी, इसके ऊपर अब हम चीज़ डालेंगे। और ये वो वाली एक्टिविटी है जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये आपने डाली चीज़, अगेन मुझे पता है कि घर पे जब बनाते हैं तो दिल चाहता है कि यार रेस्टोरेंट में तो बड़ी कम चीज़ मिलती है, ज़्यादा डाल दें। वो जब आप बहुत ज़्यादा डालते हैं ना तो वो फिर मतलब बिल्कुल ही लुसलुसा सा हो जाता है। जब आप पिज़्ज़ा निकालते हैं ना तो उसके स्लाइस बहुत ज़्यादा वो जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं ना, तो वो इवनली कटते नहीं हैं। और उसके अलावा जान टू मच चीज़ ऑल्सो आपकी डो को भी वो कर देता है। अच्छा अब इसके ऊपर हमने क्या डाला? इसके ऊपर हम चिकन की टॉपिंग डालेंगे, अपनी वेजिटेबल्स अपनी पसंद से, हम जो आपको पसंद है, कॉर्न्स, ऑलिव्स, जो आपका दिल करे। चिकन मैं ज़रा अच्छी मिकदार में डाल रही हूँ।
बट रिमेंबर व्यूअर्स, उस बेचारे पिज्जे का साइज देखें, साइडों पे भी ना चढ़े, क्योंकि वो जब साइडों पे भी चढ़ जाता है तो बेचारे पिज्जा की ना शक्ल खराब हो जाती है। जुगन मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि इसको हम फ्रीज मतलब कैसे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना आप इसको इस तरह से राइस करके इसको हल्का सा आप बेक कर लें कोई 10 मिनट के लिए। वैसे हम इसको टोटल 12 मिनट बेक करेंगे, 8 से 9 मिनट इसको बेक करके आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें और फिर इसको आप फ्रीज़ कर लें। और जब आपने रमज़ान में या जब भी किसी बच्चों को लंच में देना है, जस्ट 2 मिनट के लिए इसको आप दोबारा से बेक करेंगे तो ये जो है रीहीट भी हो जाएगा और दोबारा से फ्रेश अप हो जाएगा। हाँ, वो कच्चा नहीं आप इसको बेक कर सकते, क्योंकि वो ज़रा सा कभी कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इतना ज़्यादा टाइम उसको दे सकें, स्पेशली सुबह बच्चों को स्कूल के देने टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। बिल्कुल। और ये देखिए ना, हमने बीच में थोड़े से ऑलिव्स डाल दिए, थोड़ा सा ऊपर ना जुगन थोड़ा सा चीज़ हल्की सी और चीज़ मैं ऊपर फिर डालूंगी। ये देखें, ये आपने पिज़्ज़ा अपना रेडी कर दिया और हल्की सी हम इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे। ये देखें, हल्की सी ऐसे आपने चीज़ डाल दी, साइडों से उसको हटा दिया और आपने फिर इसको मज़ीद छोड़ना है फ्यू मिनट्स के लिए कुक होने के लिए, राइट जी। ये टन जी डन हो गया। अब ये आपने इसको मज़ीद छोड़ना है। ऊपर ओरिगेनो और ओरेगनो हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी कर लें, भी डाल सकते हैं। हाँ जी। एंड देयर यू गो, योर पिज़्ज़ा इज रेडी। अब इससे ज़्यादा आसान, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड सिंपल किस्म का जो है लंच बुला लो, मतलब इफ्तार, क्योंकि अगेन रमज़ानुल मुबारक की लिटरली आमद है, राउंड द कॉर्नर है। सो जो लोग सोच रहे हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा एक और चीज़ आप कर सकते हैं। आपने ये चिकन टिक्का चंक्स जो हैं, बड़े लोग जो हैं वो मार्केट से जाके ख़रीद लेते हैं, बड़ी महंगी महंगी जगहों से, दुकानों से। आपको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ व्यूअर्स। मेरा ओपिनियन हमेशा बड़ा सिंपल होता है कि देखें, मार्केट से क्या को आपको चिकन टिक्का का चंक मिलेगा जो आप घर पे बनाएंगे। इतना ज़्यादा अमाउंट इतने कम पैसों में बन जाता है कंपैरेटिवली। अब आप यही इतना ही अमाउंट चिकन चंक्स का किसी डब्बे का लेंगे तो वो डबल कॉस्ट का आप लेंगे, तो आप ट्रिपल कॉस्ट तक चला जाता है जो आप घर पे बनाएं। और हेल्दी भी नहीं, पता नहीं इसमें क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स डाल के उन्होंने और ये आप जिपलॉक में भी डाल के रख सकते हैं। आपने बेसिकली कोई जिपलॉक, आपने इसके बॉक्सेस बना लिए या जिपलॉक के पाउचेस बना के आपने रख लिए। इशू क्या है, मतलब बात सिंपल है व्यूअर्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को लेके चलते हैं। जब रमज़ान मुबारक की आमद होती है तो हम हर चीज़ जो किचन में कर रहे होते हैं उसको ज़रूर कनेक्ट करते हैं कि जी रमज़ान में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। आपने ये चंक्स बना लिए और आपने ये रख लिए। अब आपने जब पिज़्ज़ाज़ को बनाना है थोड़ा सा फ्रीज़ करने के लिए, तो आपने 4-5 इस तरह के पिज़्ज़ाज़ हाफ टन करके फ्रीज़ कर दिए, आधे आपने चंक्स रख लिए। अब यही चंक्स आप पास्ता बना रहे हैं, वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, उसके अंदर आपने ये चंक्स टॉस कर दिए। एक दिन इफ्तार पे आपने वाइट सॉस पास्ता बना लिया। इन्हीं चंक्स को आप पराठा रोल में यूज़ कर सकते हैं। इसी के आप बंस बना सकते हैं इसी डो के साथ। ये डो भी ऐसे है कि मतलब बहुत सी चीज़ों में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब सब चीज़ों के देखें आप, अब रमज़ान की तो प्रिपरेशन ऐसी ही होती है कि आप कुछ चीज़ें पहले जो है आप डन करके रख लेते हैं ताकि रोज़ों में अब इबादत की तरफ ज़्यादा हो सके, तो बजाय कि खाने पीने की चीज़ों की तरफ आप इतने भाग-दौड़ करें। और ये टमाटो सॉस भी आपको रेडीमेड लेने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, ये भी आप घर पे बना सकते हैं। घर पे बनी है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छी बनती है और असल फिर टमाटरों की बनती है। लॉट ऑफ टाइम्स उसके अंदर चीनी और कलर डला हुआ होता है और एक्चुअली उसमें इफादियत ज़्यादा नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि हम लोग जितना ज़्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ जाएं उतना ही बेहतर है। बल्कि आज हमने एलोवेरा पे स्पेसिफिकली इसीलिए बात करनी है क्योंकि आखिर रमज़ान मुबारक की आमद है, तो आप रमज़ान में भी एलोवेरा को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में एक और चीज़ आती है, स्किन ड्राइनेस की तरफ चली जाती है, बालों के भी इशूज़ होने शुरू हो जाते हैं। बंदा क्योंकि अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा होता, आपका फोकस इबादत पे और रब के साथ कनेक्शन पे होता है, जो बिल्कुल सही तरीका है चीज़ें करने का। लेकिन हम ज़रूर ये रेकमेंड करेंगे कि साथ साथ कुछ अपनी सेहत की चीज़ों को कनेक्ट करके चले। तो अभी एलोवेरा पे भी बात करनी है, लेकिन ब्रेक के फ़ौरन बाद आपकी मुलाकात कराएंगे बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट पर्सनालिटी से। बड़ी यूनिक सी उनकी स्टोरी है, हाई अचीवर भी हैं और मोटिवेशन भी है। तो कौन है, उनसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक वक्त था जब, बल्कि ये 10 साल 15 साल पुरानी बात ही है, कि इंसान अगर कोई एक काम कर रहा होता था, अगर आप कोई सेकंड काम करना शुरू हो जाते थे। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो जब मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया मीडिया की, तो मैं एक्टिंग कर रही थी, साथ साथ मैंने होस्टिंग भी शुरू की। तो मुझे बड़े लोगों ने कहा कि ये दो तरफा काम नहीं चलता, या तो होस्टिंग करो या एक्टिंग करो। तो मैंने कहा फील्ड तो एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देन आई रियलाइज्ड कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे ये बात कही जाती है कि भाई जो काम है वो एक ही काम करे, 4 चीज़ों में हाथ ना डाले। लेकिन अब व्यूअर्स, पिछले 5-6 साल में दुनिया बदल गई है।
अगर आप फॉर एग्जांपल बैंकिंग कर रहे हैं तो उसके साथ आप सिंगिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ आप आर्टिस्ट भी हैं, एज एन आप पेंटिंग वगैरह भी करते हैं, और कोई ये नहीं कहता कि ये 3 काम आप क्यों कर रहे हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया बदल गई है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इवन तो दुनिया बदल गई है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, और जो 2 काम कर रहे होते हैं वो दोनों इतने मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से कि बंदा सोचता है कि एक ही कहानी है। तो आज हमारे साथ एक हाई अचीवर, एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं खुर्रम असगर साहब। आप डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर बाय प्रोफेशन हैं, प्लस आप ऑथर भी हैं ऑफ अ बुक, यानी कि आप राइटर भी हैं प्रोफेशनली और डेटा प्रोसेसिंग ऑफिसर भी हैं। और किताब जो इन्होंने लिखी उसका नाम है ज़िंदगी बिखरने से निखरने तक, यानी कि एक मोटिवेशनल किताब। सो अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बड़ा शुक्र अल्लाह का, आप सुनाइए जी। अच्छा खुर्रम, कहानी शुरू कहाँ से होती है? यूजुअली जो आईटी के या जिनका डेटा से ताल्लुक़ होता है, कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ होता है, कोडिंग शोडिंग एआई वगैरह, यूजुअली ऐसे लोग जो हैं वो क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ नहीं आते, जैसे कि राइटिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, आर्ट हो गया, मतलब पेंटिंग वगैरह हो गई। तो आपकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ा लिखा, क्या किया, फिर हुआ क्या? जी बहुत शुक्रिया मैडम। इसमें वो एक शेर है, उससे बात स्टार्ट करते हैं कि ए मियाँ कौन ये कहता है कि मोहब्बत की है, ए मियाँ कौन ये कहता है कि मोहब्बत की है, बात तो ये है कि यहाँ बात ज़रूरत की है। हमारी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें होती हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिशें होती हैं, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये कंप्यूटर साइंस पढ़ना और उसमें अपना काम करना ये ज़रूरत थी। अच्छा, पैदा कहाँ हुए? जी मेरी जो बर्थ है वो सियालकोट से है। सियालकोट से है, तो तालीम भी सियालकोट से हासिल की? मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो डस्का से हासिल की है, वो एक तहसील है सियालकोट की। मैं अपने नाना अबू के पास रह के पढ़ा हूँ। अब देखिए ना, राइटर कोई भी इंसान एवं नहीं बनता, लिखना, ऑथर होना बहुत बड़ी बात है। बड़े लोग लिखते हैं, पब्लिश नहीं होते, बट टू बी अ पब्लिश्ड ऑथर कुछ बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, यानी कि नाना अब्बू के पास आप होते थे। जी कहानी तो है जी। लिखने पढ़ने का किसको शौक था? लिखने पढ़ने से मुराद ये किताबें पढ़ने का? जी मेरे नाना अब्बू जो है, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो बड़ी इल्मी शख्सियत थे कि जो खुद इतना ज़्यादा पढ़ नहीं सके थे, उस टाइम के शायद एनवायरनमेंट ऐसा था, लेकिन उन्हें बहुत शौक़ था कि मेरे जो बच्चों के बच्चे हैं वो पढ़ें और आगे एक्सेल करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। और फिर वो लामा साहब के शेर मुझे सुनाया करते थे, और छोटे छोटे शेर से वो एक मोटिवेशन रही। मोटिवेट हो। जी एग्जैक्टली, वो मुझे अक्सर शेर सुनाया करते थे कि अगर क्यों रो रहा है राही तो मंजिल की तलाश में, तो इतना अजीम हो जाके मंजिल तुझे पुकारे। तो ऐसी जो मैं समझता हूँ कि लाशौर में बचपन में बैठ गई चीज़ें, तो वो फिर एक एक्सीलेंस की तरफ जो है वो निकलना ऐसा स्टार्ट कर दिया। आल्दो कि मेरी स्कूलिंग जो है वो एक टाट स्कूल से है, ऐसा नहीं कि वो कोई हालात ख़राब थे तो टाट स्कूल से पढ़ना पड़ गया, नहीं, ये ट्रेडिशन थी हमारी फैमिली में जो है वो मेरे सब वहीं से पढ़े, सब वहीं स्कूलों से पढ़े। तो हमने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल डस्का से मैंने अपना प्राइमरी किया, फिर गवर्नमेंट क्रिश्चियन स्कूल डस्का से मैंने अपना मैट्रिक किया। अब ये देखें ना व्यूअर्स, लोग अक्सर कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई अच्छी तालीम नहीं दी जाती, बिल्कुल गलत बात है। मोस्ट ऑफ द मैट्रिक एंड एफए का टॉपर्स आर किड्स आउट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही वजह है कि उसके बाद वो ऐसी मोटिवेशन हो, सिर्फ वहाँ से पढ़ना पढ़ाना नहीं सीखा जी मैडम, उठना बैठना सीखा, वहाँ से उठना बैठना भी सीखा। वहाँ से अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो बैतबाजी की कंपटीशन सीखे, वहाँ से हमने कलाम इकबाल को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिंग करना सीखा। मैं वो बंदा हूँ कि अच्छा, आप को करिकुलर में भी इन्वॉल्व थे, आप सिर्फ पढ़ाई जी, किताबी कीड़े नहीं थे? डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन में भी रहा हूँ, तो मेरा ज़रा इस मामले में मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से वो थोड़ी इस तरह की थी कि डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर किया है। लेकिन यार टाट के स्कूल में तो नहीं होते कंप्यूटर्स, तो वहाँ से कंप्यूटर्स की तरफ कैसे रुझान हुआ? जी ऑब्वियसली हमने ये तो समझ आ गया कि क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ आपका इंटरेस्ट था। नाना अब्बू भी ऐसी पर्सनालिटी थे कि कुछ ना कुछ तो अदब से रिलेटेड आपने करना ही था जी, लेकिन अगेन ज़रूरत, एक वांट होती है, एक नीड होती है जी। नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कॉम साइंस की तरफ आए, लेकिन कंप्यूटर साइंस की तरफ कैसे आए? क्योंकि आप तो टाट के स्कूल के पढ़े हुए थे। उस वक्त स्कूल्स में मैक्सिमम एक कंप्यूटर होता होगा जो सब यूज करते थे। एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। एक भी नहीं था। तो एक बच्चा जिसने कंप्यूटर को 3, 4, 5 साल की उम्र पे नहीं देखा, आगे ही जाके यूज किया,
वो किस तरह आ गया कंप्यूटर साइंस? बस मैडम ये मैट्रिक के बाद जब डिसाइड करना होता है ना चीज़ों को, तो उस टाइम पे ही ये इसमें खैर एक स्टोरी बड़ी लंबी है, उसमें एक लर्निंग भी है, तो बताओ ना। लेकिन मैं शायद टाइम को उसमें समेट ना सकूं। थिंग इज़ कि इनिशियली जो है वो मैंने ICS नहीं पढ़ा था, मैंने पहले FSC पढ़ी थी। अच्छा। लेकिन मैं FSC में मैंने 1 साल ड्रॉप कर दिया। देयर वाज अ चैलेंज। अच्छा, ओके। वो चैलेंज था जो कि हर उस बंदे को होगा कि जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहेगा। अच्छा। हर्डल्स की सूरत में, मुश्किलात की सूरत में। नंबर रह गए थे, क्या हुआ था? नंबर रह गए थे, आप पहुंच गई हैं। नहीं देखो, बात ये कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। मुझे असल में क्रेज़ हो गया था पोजीशन लेने का, गुजरांवाला बोर्ड में मुझे पोजीशन लेने का क्रेज़ हो गया था। इतना क्रेज़ हुआ कि वो चीज़ें जब उस तरह से ना चली तो मैं छोड़ बैठा। 1 साल मैंने ज़ाया किया। ये डार्क साइड अब कम लोगों को पता है। नहीं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। मैंने आपको Yes. पता है कुछ दिन पहले ही प्रोग्राम पे ये बात कर रही थी, गिरने वाला कमजोर नहीं है, गिर के ना उठने वाला कमजोर Exactly. है। गिरना तो Very well नॉर्मल said. है, आप और मैं चलते फिरते हमारा पाँव मुड़े हम गिर जाएं जी, तो हम उसी तरह गिरे ना जिस तरह एक नया नया बच्चा चलना सीखता है। तो दुरुस्त गिर तो आप किसी भी स्टेज पे सकते हैं, ऐसा ही है, उठना जरूरी है उठना ज़रूरी और है। बार बार उठना जरूरी है। तो मैडम अल्लाह ने फिर मुझे मौका दिया ना ये वाला। अच्छा, फिर बताओ तो। अच्छा, फिर आप FSC से किस तरह, मैं जानना चाहती हूँ। देखे, एक बच्चा जिसने इतनी मेहनत करके कंप्यूटर साइंस की तरफ आया, फिर उसने एक और डायरेक्शन ली ना, तो कंप्यूटर साइंस की जर्नी तो बताओ मुझे। जी, जब वो पहले मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, वो मेरी स्पेशलाइजेशन उस टाइम ICS की नहीं थी, वो FSC प्री इंजीनियरिंग थी। लेकिन उसमें ये बाय चॉइस तो मैं इसको नहीं कहूँगा, मैं इसको डेस्टिनी ज़रूर कह सकता हूँ। उस टाइम पे जब केमिस्ट्री मैंने ड्रॉप किया तो वहाँ को अजीबोगरीब रूल था उस टाइम पे गवर्नमेंट का, बोर्ड का, कि अगर आप एक डिसिप्लिन से अपेयर हुए हैं और अगर आप उसमें लेट से पेपर्स में अपेयर नहीं होते तो फिर आप नेक्स्ट ईयर जो है वो किसी और डिसिप्लिन में अपेयर होंगे। हाउ इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो फिर जो है वो, अब मुझे मेडिकल की तरफ तो जाना नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत अपना मिजाज का पता इंजीनियरिंग की तरफ जाना था। जी, तो फिर मुझे कंप्यूटर ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लेकिन कंप्यूटर पहली दफ़ा कब यूज़ किया था? वो तो शायद इंटर में जाके यूज़ किया था। तो इंटर में जाके यूज़ किया जी, यानी कि जो ऑब्वियसली घर में कुछ मेरे अंकल थे तो वो चलाया करते थे। उस टाइम पे हमें परमिशन नहीं थी उसको चलाने की, जाहिर ही, लेकिन क्योंकि वो एक क्यूरियस माइंड था इस मामले में कि यार इसमें क्या होता है। तो फिर वो कंप्यूटर्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जो है वो अपना बैचलर्स भी ICS में गुजरांवाला बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन लेने के बाद माशाल्लाह मैंने बैचलर्स में अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सारे कैंपसेस में टॉप किया, माशाल्लाह वो भी माशाल्लाह। IT में, कंप्यूटर साइंस में। अच्छा, अब ये हो गया, फिर आप आ गए कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जी जॉब शॉप की, क्या किया? जी, जॉब की। तो एक ऐसा काम जो आप बेसिकली दिन रात और सोते हुए भी कर रहे होते हैं, व्हिच इज डेटा प्रोसेसिंग, हाउ डिड यू कम, मतलब किताब लिखने का आइडिया तो दूर की, मतलब लिखने का टाइम कहाँ से आया, आइडिया कैसे आया? हाँ जी, ये कॉमसाई वाले बंदे के पास तो साह लेने का टाइम नहीं होता, जी, हमारी जॉब की नेचर भी ऐसी है हमारे, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स के साथ क्योंकि होती है। रात के 2 बजे भी आपको कॉल आ जाएगी, मसला पड़ गया है, ड्यूटी टाइम तो ड्यूटी टाइम है। आप लोगों का तो डॉक्टर वाला काम है, कंप्यूटर खराब हुआ, पूरे सिस्टम खराब हो जाता है, यू हैव टू बी देयर। जी, उसमें मैडम हुआ ये कि ये ख्याल तो मुझे 2013 में आया जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में था। लेकिन इस किताब का आइडिया क्यों आया? क्योंकि ये जी। किताब एक मोटिवेशन है, जी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कहाँ दुनिया का और ज़िंदगी का पता होता है। अच्छा, मुझे ये फील्ड हमेशा बड़ी अट्रैक्ट की है। मैं ये समझता हूँ कि इंसानों को बेहतर किया जा सकता है किसी भी लेवल पे, और वो गुफ्तार से भी हो जा सकता है, और बेहतर तो ये है कि किरदार से हो। नाना तो- की बातें कर रहे हैं आप अपने, जी। अपने नाना की बातें कर रहे हैं आप। तो वो ये हमेशा रहा कि मुझे हमेशा ये लगा कि लोगों के साथ बात करके, उनको समझ के, उनको समझा के आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया जी, मैंने, क्योंकि मेरा 27 पुलिस स्टेशन है सियालकोट में, उसमें तकरीबन 100+ लोग हैं जो मेरी टीम में हैं। तो उनको ट्रेन करने में पिछले 10 सालों में जो टाइम लगा उनको लर्न करने में। अगेन किताब लिखने का टाइम कहाँ से आया? ना सिर्फ अपने आप को संभालने, अब आगे से अपनी पूरी टीम को भी सांभना है। जी आप तो पापा है अपनी पूरी टीम के, जी, ये तो interesting- ऐसे वाले पापा को कहाँ टाइम मिलता है किसी को कुछ भी करने मुझे एक तो ऑफिस जाने की जल्दी है जी, होती है आम तो फिर रूटीन में। बचपन से मुझे स्कूल जाने की बड़ी जल्दी होती थी, अब मुझे अच्छा। ऑफिस जाने की जल्दी है। का? घर वाले नहीं पसंद? नहीं, घर वाले पसंद है। याद रखें अभी आपने वापस ही घर जाना है, जी, तो कह जरा सकते हैं। अपनी फ्यूचर को सिक्योर करके आगे मुझे बढ़िएगा। मुझे वो उन्होंने कह के भेजा है
कि आपने जो है ना वो बात करते हुए ख्याल रखना है कि मैं भी हूँ। नहीं तो वही वाली बात है ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि देखिए बीइंग अ वुमन ऑल्सो, अगर मेरे हस्बैंड वकील हैं, बहुत बिजी होते हैं, जब भी वो आर्टिकल्स वगैरह यूजुअली लिखते हैं, ही ऑल्सो लाइक्स टू राइट। अब एज अ जर्नलिस्ट जब वो किसी आर्टिकल पे काम कर रहे होते हैं तो मुझे पता है कि अब ये 2 दिन वैसे दफ्तर की वजह से वैसी नहीं कोई मुलाकात शामों को होती है, कम कम होती है, अब लिखने की वजह से तो बिल्कुल ही मुलाकात नहीं होती थी। तो ये भी बताते हैं कि भाभी ने कितनी माफ़ी दी आपको इस दौरान। इसमें या नहीं, उनके उनका होते बड़ा हुए कमाल है इस मामले में, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द प्रोडक्ट जो कि घर से आई है, तो उनमें हमेशा एक वुमेन का बड़ा रोल होता है लिखने का। मैडम बड़ा अच्छा, मुझे बिल्कुल ये मेरे लिए, मेरे एक ऑफिसर हैं, मुझे कहते हैं दिस इज़ ए मिरेकल कि पुलिस में मेरे साथ काम भी इतना ज़्यादा किया है, फिर किताब भी लिख ली है, शौक भी पूरा कर लिया है। अच्छा, किताब का आइडिया आया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी क्यों आया ये आइडिया? जी मुझे मैडम मुझे किताब पढ़ने का शौक़ था, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लाइफ स्किल्स के ऊपर। तो जब मैं वो पढ़ता था ना तो मैं इस चीज़ से थोड़ा रंजीदा भी होता था कि यार सारे का सारा लिखा हुआ काम जो है वो गोरों का ही है। और गोरों की ना मोटिवेशन हमारी मोटिवेशन से बड़ी फर्क है। एग्जैक्टली देखिए हमारी तरबियत और हमारी तहजीब बिल्कुल मुख्तलिफ है जी, और हमारे वहाँ पे हालात तो भी माँ मुख्तलिफ बाप हैं। को तलाक भी दे देते हैं। जी, हमारे हालात भी मुख्तलिफ हैं, हमारे मजहबी अकायद भी मुख्तलिफ हैं। बट आप देखें ना, एक ऐसा मुल्क, मतलब बाहर के ममालिक में देखें तो अमेरिका में आप एक्चुअली अपने पेरेंट्स को डिवोर्स दे सकते हैं। जी, हम पाकिस्तानी, और अगर आप एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज मुस्लिम्स एज वेल, और जनरली ऑल्सो हर पाकिस्तानी चाहे वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम, वटेवर, हमें पता है हमने माँ बाप को उफ तक नहीं करनी। बिल्कुल। सो बात यह है कि हम कैसे वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जो वेस्ट का मोटिवेशनल स्पीकर दे रहे हैं। ये एक वजह बन गई। और यही तो प्रॉब्लम है आज की जेन जी के साथ। मतलब खुरम भाई आप ये देखें कि आजकल जेन जी जो है माँ बाप को मुंह नहीं लगाते, सीधे मुंह बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनकी मोटिवेशन सुन रहे हैं जो अपने माँ बापों को 15-16 साल की उम्र पे छोड़ के अपने घर अपने द्वाले निकल जाते हैं, और माँ बाप भी कहते हैं शुक्र है गया। जी, हम तो वो है ही नहीं। तो मोटिवेशन हमारे लोग लिखेंगे तो हमें समझ आएगी ना। मेरा एग्जैक्टली यही पॉइंट था उस टाइम पे, ये सोच थी कि एक तो वो हमसे डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली उनकी मोटिवेशन हमारे लिए काम नहीं करती, क्योंकि हमारा मरकज़ है ना जी मैडम, हमारा कुरान और सुन्नत के तरीके से एक मरकज़ है। हमारी जो मोटिवेशन देने का तरीका है ना वो देखें, जिसके लिए ज़िंदगी सब कुछ है उसका देखने का नज़रिया, और जिसका नज़रिया ये है कि ज़िंदगी जो है मौत के बाद स्टार्ट होनी है, उसके देखने नज़रिए में और मोटिवेशन के देने के तरीके में मुख्तलिफ होंगे। तो एक तो ये वजह थी कि मैंने सोचा कि मैंने बुक ऐसी लिखनी है कि जिसमें वो टॉपिक डिस्कस हों जो हर इंसान को ज़िंदगी में पेश आ सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी में सोच आई। जी, फिर इतना टाइम क्यों लगा लिखने में? वो फिर ऐसे हुए वो पुलिस में, तो फिर पुलिस होती रही। काफ़ी साल जो है पुलिस ने काफ़ी इंगेज रखा, आईटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए और बड़े अच्छे ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिर जाके 2021 में मैंने फिर दोबारा से इसको देखा, वो कहीं लिखा पड़ा रह गया, 1-2 चैप्टर लिखा होगा, आइडिया लिखा होगा, किताब का नाम भी लिख दिया उस टाइम पे। अच्छा, जो कि अब चेंज कर दिया मैंने, थोड़ा सा उसको मोल्ड किया। उस वक्त नाम क्या था? उस टाइम मैंने नाम रखा था, इसका थोड़ा शायराना था, हयात मुंतशिर, ठीक है, बिखरी जिंदगी। और तो अब इसका नाम है जिंदगी बिखरने से निखरने तक। थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है मेरा ख्याल है। और देखिए होता यह है कि मोटिवेशनल जो बुक होती है ना, उसके टाइटल में समझ आ जानी चाहिए कि क्या है जी। फिर लोग खरीदते ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना अपने गाइडेंस के लिए। तो एक्चुअली तो ये एक हम इंसान को गाइड करने की बुक है, तो गाइड बुक में तो फिर वो चीज़ होनी चाहिए ना जो अगले को अप्लाई करे। जी एग्जैक्टली। तो वो मैंने फिर मैडम जब इस पे 2021 में मैंने दोबारा काम स्टार्ट किया, वो किया इस तरह कि मुझे मेरे बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट होनी थी, तो स्कूल के लिए मुझे वैन नहीं मिल रही थी कि वो कैसे जाएगा स्कूल के लिए। तो मैंने फिर कहा ये मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। वो ये है कि मुझे ऑफिस ज़रा जल्दी जाना पड़ेगा, तो मैं उसको स्कूल छोड़ने जाता था तकरीबन 7 बजे 7:30 बजे, और फिर मैं वहाँ से घर वापस नहीं आता था। मैं कहता था कि मैं ऑफिस चला जाऊँ, और वैसे ही मुझे शौक़ है सबसे पहले जाने का तो वहाँ चले गए। वाले जो बच्चे होते हैं ना स्कूल के, ये हम जैसे बच्चों के लिए बड़ा स्यापा डालते हैं। मुझे होता है ना, सबसे पहले देखिए एक बच्चा दंदिया निकाल के बैठा है, नहीं ऐनक लगा के, नहीं लाइक ये फिर जल्दी आ गया। तो कभी हम लोगों को मौका ही नहीं मिलता था टीचरों के सामने नंबर बनाने का। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है आपने इंटर में मैथ्स में 199/200 मार्क्स लिए हैं, इतने में तुम्हारे 4 बंदे पास हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये बस ऐसे ही है। मैं जा रही हूँ, आप अकेले प्रोग्राम कर लें, आप तो मेरे मतलब के इंसान ही नहीं मैं नलायक थी ना, मैं नलायक थी, तुसी लाइक। अब देख लो ना वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और देख ले मैं क्या कर रही हूँ। मैडम ये अच्छा, तो फिर बेस्ट नहीं है बस। खैर
तो वो फिर मैंने स्कूल जब ऑफिस जल्दी जाना शुरू कर दिया। मेन शो आपको पता है कि सरकारी ऑफिस में 9-10 बजे स्टार्ट होता है, बॉस भी 10 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं, डिपेंड करता है। तो तो उससे आपको पहले 1.5-2 घंटे मिल जाते मुझे थे? 2 घंटे मिलते थे और वहाँ कोई बंदा नहीं होता था मेरे ऑफिस में। तो वो आराम से बैठ के आराम किताब। से बैठ के मैंने उसको प्लान किया, बड़े कंसंट्रेटेड वे से मैंने 2 साल उसको लिखा, 2 साल उसको प्योरीफाई किया। प्योरीफाई इन सेंस कि Editing. मैंने फर्स्ट एडिटिंग ड्राफ्ट, करने के सेकंड बाद ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ मैडम ड्राफ्ट। उसमें मैंने जो प्योरीफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो फिर कंसल्टेशन थी। लाइक कासिम अली शाह साहब से बात कर ली कि सर ये लिखा है तो इसमें आप बताएं क्या। उन्होंने कहा जी इकबालियत पढ़ें, और अच्छी बात ये थी कि इकबालियत का मुझे पहले ही शुगल था अच्छा खासा, बल्कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने कंपटीशन विन किए हुए थे इकबालियत पे, वो बोल बोल कि वो के। रिफ्रेश करने की जी, बात थी। वो था। उसके अलावा फिर साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं इसमें मेरा जो थीम है वो ये है कि हर इंसान को ज़िंदगी में कुछ सवाल आते हैं या हालात आते हैं, अगर उनको ज़रा टाइम पे पता हो ना तो उनको मैनेज करना आसान हो जाएगा, बिखरने से निखरने तक। अगर हम इस खुलासे इस किताब का एक जिसको कहते हैं ना प्रीफेस की बात करें तो उसका प्रीफेस क्या है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स इस तरफ इंटरेस्ट लेते हैं उससे गाइडेंस ले सके। ये किन लोगों के लिए है? एक्चुअली तो ये हर किसी के लिए है, बच्चों का, आप यूथ को भी ले लें, आप खवातीन को ले लें, मर्द हजरात को ले लें, ट्रांसजेंडर्स को ले लें, किसी जेंडर को ले लें, जी। किसी एज ग्रुप को ले लें, अप्लाई ये सबको करती है। बिल्कुल है, तो ये सबके लिए मैंने लिखा भी सबके लिए है। लेकिन मैं अगर रिकमेंडेशन पे जाऊँ ना कि जिनको जो है वो वक्त से पहले देखें ना, सीखने के 2 तरीके हैं ना। एक तो ये है कि आप कुछ पढ़ लें, उसको अपनी ज़िंदगी में पहले से इम्प्लीमेंट कर लें, या और फिर उसको जिंदगी में इम्प्लीमेंट, और एक होता है कि मौके पे आपका तरा निकले बिखरने का। एक्सपीरियंस करके फिर सीखें। 2 तरीके हैं, या तो पहले सीख लें या एक्सपीरियंस करके सीखें। मैं ये चाहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस चले हमने किए उसको अगर कोई पहले पढ़ ले तो शायद उस मौके पे वो पहले से उसको जानता होगा। जो हम अपने बच्चों को जी, कॉन्स्टेंटली कह रहे हो। वो उसके लिए जो है ना बड़ा अच्छा हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। तो खुरम भाई यहाँ से कहाँ अब क्या है, अब मैडम ये है कि और मुझे रिस्पॉन्स कैसा आया बुक का? बुक का रिस्पांस माशाल्लाह इतना अच्छा रहा है। सियालकोट समेत पाकिस्तान के सारे लोगों ने जहाँ जहाँ ये बात पहुँची है उन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है कि विद इन 2 मंथ्स हमारी out. पहला बुक का एडिशन जा चुका था माशाल्लाह। और दूसरा प्रिंटिंग में है, और इतनी ज़्यादा वो डिमांड आई कि इसको ई बुक में कन्वर्ट करें, तो फिर अब ई बुक की तरफ चले गए हैं। तो खुरम भाई यहाँ पे गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए, आप एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी हैं। व्यूअर्स, मैं आपको यही बात कह रही हूँ ना कि हर बंदा सोचता है कि अगर किसी बंदे ने क्रिएटिव आर्ट्स की तरफ आना है तो उसकी एक सर्टन लुक है, उसकी एक सर्टन, ये जो मोल्ड्स थे ना ये टूट गए हैं, अब ये नहीं अप्लाई करते। हर बंदा हर काम कर सकता है। आप ये देखें कि अगर आप खुरम असगर को मिले तो आप सोचेंगे कि यार डेटा प्रोसेसर ऑपरेटर, कभी सोच सकते हैं कि ये ऑथर भी हैं, कि राइटर भी हैं? बल्कि इससे अजीब कमेंट भी मिलता है क्या? कि पुलिस वाला है। हाँ, पुलिस वाला। पुलिस वाला। तो बात ये है कि देखिए लाइफ के एक्सपीरियंसेस सबके होते हैं, और आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्या पता कल को खुरम भाई 8 किताबें लिख के कहें कि यार आई एम हैप्पी एज एन ऑथर, मैं क्यों कोई और काम करूं। सो जिंदगी में जो आपको अंदर से आवाज़ एक उठती है ना, उसकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। कभी कभी वो गलत भी आपको डायरेक्ट कर रही होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अंदर की आवाज़, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में एक मोटिवेशन अंदर से मिली कि ये करना है कुछ, जी, साइड पे हो गई चीज़, फिर 2022 के अंदर आपने इसको लिखना शुरू किया, जी। 2 साल लिखा, 2 साल उसको ग्रूम किया, उसको फिर प्रेजेंट किया दुनिया जी। को, और 2 महीने के बाद फर्स्ट एडिशन सोल्ड आउट और अब अगली पे काम हो रहा है, और ई बुक पे। बिल्कुल, तो आप भी एक सक्सेस स्टोरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो ख्वाब शायद तब देखा जब नाना अब्बू के साथ बैठते थे। बिल्कुल। सो आपका ज़िंदगी का एक पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए। देखने सुनने वालों को मैं यही पैगाम दूंगा कि आप बहुत कीमती हैं। इंसान अपने आप में इतनी कीमती मखलूक है कि उसको जो है वो किसी और चीज़ की तो ज़रूरत भी नहीं है। मैं कभी भी अपनी बुक जो है वो किसी को इस तरह रिकमेंड नहीं करता कि जो आपने मस्ट पढ़नी है। पढ़ने वाली किताब एक ही है, और मैंने सारी इंस्पिरेशन ली भी वहाँ से, वो कुरान पाक है। बेशक। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में एक दफ़ा वो पैगाम ज़रूर पढ़ें कि जो आपका जो है वो कुरान पाक की शक्ल में लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिकली पैगाम तो वही है। मैंने भी वहीं से चीज़ें ड्राइव की हैं, मैंने इकबालिया से चीज़ें ड्राइव की हैं, और हज़रत इकबाल इस बारे में बड़ा जो है वो क्लियर मैसेज देते हैं कि उसमें जो है उनका कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक के तू, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक के तू किताब ख़्वां है
मगर साहिब किताब नहीं। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली वंडरफुल। वाह, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और खुरम आपको गुड लक भी कहना चाहूँगी, शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी। किताब आपने ऐसी लिखी है जो मेरा 20 साल का बेटा भी पढ़ सकता है जी। अगर मैं अपने 9 साल के बेटे के साथ बैठ के इसको पढूं तो वो भी अंडरस्टैंड कर जाएगा इंशाल्लाह। एंड द पॉइंट इज़ बार बार पढ़ेंगे, बार बार ये आपको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, कुछ किताबें ऐसी होती है व्यूअर स्पेशली मोटिवेशन की कि आप उनको जब भी पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं तो हर बार वो आपके लिए एक डिफरेंट मीनिंग रखती हैं और एक डिफरेंट सिग्निफिकेंस रखती हैं और उस वक्त आपकी ज़िंदगी पे वो अप्लाई भी करती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक Thank फॉर you द so नेक्स्ट much. बुक एज वेल एंड फॉर द ई बुक। गुड लक थैंक सर। यू सो मच। और व्यूअर्स हम जाएंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नेचर का एक ब्लेसिंग, एक ऐसा ब्रिलियंट प्रोडक्ट जो हम सब के लिए बहुत यूज़फुल है, लगाने में भी, खाने में भी, इट्स एन अमेजिंग थिंग, एलोवेरा। इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुराहट इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि बात करनी है आज हमने एलोवेरा की। अब व्यूअर्स, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, एक ऐसा प्लांट है जो इतनी आसानी से उगता है और आप एक दफ़ा अपने घर में लगा दें और उसको फैलाना चाहें तो आप पूरी की पूरी एक क्यारी में एलोवेरा का ही प्लांट लगा दें। दिखने में भी बड़ा प्यारा, उसके अलावा हार्टी, यानी एज एन उसको मतलब मारने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वह में नहीं मरता बेचारा। सो उसको उगाना भी बड़ा आसान, यानी कि आप अपने किचन के अंदर भी एक पौधा लगा सकते हैं। मैं इस वजह से ये पहले बात करी क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि यार एलोवेरा ख़रीदें कहाँ से, तो आई एम सॉरी, पाकिस्तान में किसी के पास ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमें एलोवेरा नहीं मिला या हम एलोवेरा नहीं ले पाए। नो डाउट बोतलों के अंदर जो है वो एक्सपेंसिव होता है, लेकिन अगर आप एक पौधा उगा लेंगे तो आप डेली एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं विदाउट अ प्रॉब्लम। कौन सा आपने को सारा उस पौधे को काट के एक ही टाइम में यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। सो आप 2-3 गमले भी अगर घर में लगा लें तो कोई इशू नहीं है। और क्योंकि मेरा इतना ये एक फेवरेट चीज़ है लगाने में और व्यूअर्स खाने में भी, आप कहेंगे खाने में एलोवेरा इज़ अमेजिंग। बाहर के मुल्क में, अमेरिका वगैरह में, क्योंकि उस तरह से एलोवेरा मिलता नहीं है, तो यूएस, इंग्लैंड वगैरह के अंदर एलोवेरा की कैप्सूल्स लोग लेते हैं, एलोवेरा का लिक्विड लेते हैं पीने के लिए, और इतना महंगा लेते हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। उसी तरह जिस तरह अलसी इतने वाफिर मकदार में हमारे मुल्क में मिलती है, हम फ्लैक्स सीड इंपोर्टेड लेते हैं, तो उसी तरह एलोवेरा आपके मुल्क में मिलती है। वाई डू यू गो एंड, मतलब क्यों आप ऐसा करते हैं? आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से जो मुझसे कहीं गुना ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। नईमा राव हमारे साथ हैं, हर्बलिस्ट हैं, नेचुरोपैथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंड देन नईमा जी के साथ कैसे हो सकता है कि हम दोनों के भाई ना हो? फरहान भाई के बगैर तो प्रोग्राम ही नामुकम्मल है। हकीम फरहान हनीफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपसे बात का आगाज़ करेंगे, कहीं आप ये ना कहें कि हर बार हम नईमा जी से स्टार्ट लेते हैं। जी फरहान भाई बताइए। अच्छा, मजाक अपनी जगह, लेकिन एलोवेरा, अच्छा मुझे एलोवेरा बड़ा पसंद है, बट एक पॉइंट पे लहर भी आई थी बड़ी, एलोवेरा एलोवेरा एलोवेरा, अब फिर सारे फुस हो गए, क्या मसला है? असल में लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसकी। एलोवेरा बेसिकली आपके लिए इतनी अच्छी है स्टमक के लिए। मैं समझता हूँ जितने भी आजकल आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, इरकुनिसा, शैटिका पेन के पेशेंट हैं, या जोड़ टोटल बॉडी में जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, पट्ठों का खिंचाव है, बालों की प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवरऑल खाने के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि आपको ये सारी चीज़ों से फ़ायदा होता है। ख़ुसूसन अगर आप देखें तो मार्केट में सिकिलेक्स कतरे मिलते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए, और वो कैसे बनते हैं, उसमें मेन यूज़ क्या है, उसमें इसका जो एलोवेरा जब हम काटते हैं ना, इसमें जो पीले कलर में वो लिक्विड निकलता है ना, वो सिकिलेक्स है। और लोग वो 20-25 कतरे डाल के तो कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखिए ना, ज़बरदस्त उन कतरों के अंदर वो तो है, लेकिन और केमिकल और एलोपैथिक दवाई भी है। अब अगर दवाई नेचुरल हो तो फिर उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसा। वही दवाई जो आप कह रहे हैं, जब आप उस दवाई को लेते हैं तो वो आपकी कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक करता है, वो आपका पेट चला देता है। फिर अगले 2-3 दफ़ा जब आपने वॉशरूम जाना है तो आपको डायरिया है। अच्छा, यहाँ पे कभी भी कॉन्स्टिपेशन की आप दवाई कभी भी इस्तेमाल करें, बड़ी एहतियात से करें। अगर आपको फौरी तौर पे उससे मोशन, जैसे अब बात की, इसको हमारे तिब की ज़ुबान में मुसब्बर भी कहा जाता है, खुश्क हलवा भी कहा जाता है, मुसब्बर के नाम से मार्केट से मिल जाती हैं। तो ये
जो है ना कब्ज़ कुशाब बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इससे इमली भी कब्ज़ कुशाब बहुत है ना, बिल्कुल, टैमरिन। लेकिन अगर आप इससे आपको बार बार ऐसे डायरिया हो जाए तो बड़ा सादा सा इलाज है इसका। तोड़ जो है ना बेहतरीन है, देसी घी बेहतरीन है, छिलका इसबगोल बेहतरीन है, गूंद कतीरा बेहतरीन है। अगर उसको पानी में भिगो के ऊपर से पी लिया जाए तो फौरी, अगर इसका रिएक्शन हो जाए तो डायरिया तो फौरी तौर पे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें इसका जो दर्दों के वाले से फ़ायदा है, यकीन करें इतना कमाल का है, ज़बरदस्त किस्म का है कि अगर आप इसका कैप्सूल भर लें, मुसब्बर ले लें, सिर्फ रसौंत ले लें, रस इंडिया और मुसब्बर, एलवा खुश्क, इसको मुसब्बर कहा जाता है, और इसमें अगर आप सूंड और सुरंजा शीरी ये भी शामिल कर दें, बराबर वज़न लेके इसका फ़ाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर लिया जाए तो बेहतरीन और कमाल का इसका रिज़ल्ट है। अगर इसको ही आप, अक्सर औरतों को मसला होता है, और बाय द वे व्यूअर्स, कैप्सूल भी अब बड़े आसानी से आपको भर के दिए जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप अगर कैप्सूल भी खुद खरीद लें खाली, तो बेसिकली कैप्सूल का मटेरियल होता है जेलेटिन। आपने बस ये देखना है कि हलाल जेलेटिन के आप कैप्सूल ले लें। भैया मैं आपकी बहन यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बिल्कुल। मैंने खुद भी एक ऑर्गेनिक ब्रांड शुरू की हुई है खाने पीने की, आपकी भी है मैम, आपकी भी है। तो हमने सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ना कि हलाल चीज़ है। सो आप जेलेटिन के कैप्सूल हलाल वाले अगर ले लेंगे तो आप उसको, उसके अंदर जो भी चीज़ भर लें, अश्वगंधा पाउडर भर लें, एलोवेरा का पाउडर भर लें, किसी भी चीज़ का पाउडर भर लें, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जो टेस्ट गंदा होता है ना, हाँ जी, लोग फक्की भी नहीं खा पाते क्योंकि फक्की से कुछ लोगों को नहीं पसंद आती फक्की, वो भी आप कैप्सूल में डाल सकते हैं खाने के बाद, आपका वेट लॉस पाउडर हो गया। अगर ये जो मुसब्बर है ना, मुसब्बर, अगर इसको आप खुशक कर लेना तो इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल है। एलोवेरा मुसब्बर होता है। हाँ, इसको टिपिकल जब खुशक हो जाता है इसको मुसब्बर का नाम है, और इसकी स्मेल इतनी होती है और इतनी ये गले को चढ़ती है कि अगर आप कूट रहे हो या आप पकड़ ही लें 2 मिनट तो आपको ये गला सारा, ये हर चीज़ आपकी ना पकड़ी जाती है, ठीक है, और इसकी स्मेल नहीं जाती जल्दी। इसलिए जब ये आप खुशक फॉर्म में लें, इसको आपने सूंघना नहीं है, ठीक है, आपने इसको अपने गले के करीब नहीं करना। अब इसके फ़ायदे, इसको अगर आप, इसीलिए कैप्सूल फॉर्म में ठीक है, आप निगल लेंगे, कैप्सूल डिसॉल्व होगी अंदर जाके, बस। तो वो आपके गले, आपके यहाँ से लेके यहाँ तक इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद अब आपने वो जो मैदे के लिए बड़ी अच्छी चीज़, बेहतरीन, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि यहाँ पे हमने वो सिकला के लिए वो तो हमने वो उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। अगर आप वैसे आपके अल्सर है, इन्फेक्शन है, तो उसमें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो जिसका जो गुद्दा होता है वो इतना सा गुद्दा आप शक्कर में मिला के ना थोड़ा सा सुबह के टाइम पे खा लें, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आंतों का आपका अल्सर है उसके लिए भी बड़ा बेहतरीन है, आंतों की इन्फेक्शन के लिए भी बड़ा बेहतरीन है, दर्दों के लिए बड़ा बेहतरीन है, पूरी बॉडी में कहीं भी आपके पेन हो रहा है, आपने अपना वेट कम करना है तो बेहतरीन है। अब आप देखें ना, हम लोग इसको कितना अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, बिल्कुल सस्ती जो है हर घर में लगी होती है, इसलिए क्योंकि वही वाली बात है, नहीं हर घर में नहीं लगी होती, लगे होते हैं पौधे, लोगों खेड़ों के फेंक रहे होते हैं बाहर। अवेयरनेस मैंने कुछ लोगों को पता नहीं है। आज जो आपने प्रोग्राम क्योंकि असल में उगता है ना, तो वो उगता चला जाता है। हाँ जी। तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि एक बड़ा पौधा ले लें, वो पॉट ले लें, उसमें 2 या 3 उसके पौधे लगा दें, एक बड़ा सा आपका वो एक एलोवेरा का वो बन जाएगा। जब आपको ज़रूरत हुई, आपने यूज़ किया, आपका पूरा घर, भाई सनबर्न हो जाए तो सबसे पहले बाहर के मुल्क में भी जो लोग कैलिफोर्निया वगैरह में रहते हैं, वो इतनी इतनी एलोवेरा की बोतलें जो है वो ले लेके अपने साथ घूम रहे होते हैं, तो आप तो उसी तरह कट करें, आपका हाथ जल गया है, बिल्कुल फौरी तौर पे हाथ जल गया, आप गिरी का तेल लें, उसके अंदर मिला के से थोड़ा सा ये ले लें, थोड़ा सा गिरी का तेल ले लें, रतन जोत ले लें, यकीन करें आपने लगाया कुछ अर्से बाद आपकी जिल्द ऐसे होगी जैसे यहाँ से जली रही है। ऐसा करते हैं कि हकीम साहब आपकी चीज़ें अभी वहाँ पे पड़ी हैं या अभी सिर्फ मैडम के चलो मैम के साथ तरफ चलते हैं, फिर मैं आपके पास वापस आऊँगी, कुछ आई नो 2-3 चीज़ें आपने हमें गाइड भी करना है, बट मैंने कहा हम लोग ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं। जी मैम, एलोवेरा देखिए लगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्यारी बात की हकीम साहब ने, बिल्कुल डॉक्टरों वाली बात की कि भाई खाने में तो बहुत ही मुफीद और बड़ा यूजफुल। मैंने सुना है कि एलोवेरा का कोई सालन भी बनता है, एलोवेरा का सालन भी बनता है, है एलोवेरा का सालन बड़ा बेहतरीन बनता है। जो मूंगी की दाल होती है ना, अक्सर लोग बनाते थे पहले, अब पता नहीं थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, अक्सर लोग बनाते थे, हमने अपनी दादी को भी बनाते हुए देखा था, मूंगी की दाल, भुनी हुई दाल बना के और साथ में वो एलोवेरा का इतना सारा गुदा, और आप ये क्यूब्स की शक्ल में, मैं आपको करके दिखाऊं, क्यूब्स की शक्ल में वो बना के डालती थी और कहते थे कि ये कम से कम महीने में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए। मूंगी की दाल का उनका कॉम्बिनेशन था, उनका कॉन्सेप्ट था, और जो अब बात क्लियर भी हो गई है
कि उसकी वो ठंडी होती है। एलोवेरा की तासीर जो होती है वो थोड़ी गर्म, ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते आप, ठीक है। एलोवेरा आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना चाहिए होता है, तो वो इतना सारा एलोवेरा जो हमने अपनी आंखों से देखा जब हमारा बचपन था, वो इतना सारा एलोवेरा छील के पूरे सालन क्यूब्स में की, डाल हाँ देते हैं। पूरे सालन में डाल देती थी। इवन कि आजकल कीमे के अंदर, मैंने भी बनाया, मैंने भी ट्राई किया है, कीमे के अंदर भून के आप थोड़ा सा एलोवेरा डालें, साथ में भूनें, आप खाएं, इंशाल्लाह ना आपकी कमर में दर्द होगी, ना आपके घुटनों में, ना आपके टखनों में, और ना आपकी स्किन की प्रॉब्लम भाई होगी। अभी अगर हम हकीम साहब ये कह रहे हैं कि भाई ये वाली चीज आपको लगानी चाहिए क्योंकि ये आपकी स्किन को फायदा देगी, फायदा तो जो देती है। चीज लगाने में अच्छी है वो खाने में वो भी अच्छी होगी डेफिनेटली ना। खाने में भी बिल्कुल, अच्छी इसमें है, कोई शक बिल्कुल, नहीं है, इसमें खाने कोई के शक लिए नहीं है। बेहतरीन है। लेकिन ये आज मैं आपको जो बताने लगी हूँ ना जुगन, वो एक ऐसा मिनरल जूस बताने लगी हूँ, एक ऐसी स्मूदी बताने लगी हूँ इसकी कि जिसको खाने से आपकी स्किन के प्रॉब्लम, आपके हेयर्स के, हाँ मैं स्मूदी, ब्लेंडर ले ठीक है ना, आती हूँ हाँ आपकी हेयर्स के जितने भी प्रॉब्लम है सारे के सारे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे सॉल्व होंगे एक नेचुरल वे से, ठीक है। जिस तरह आपने बात की ना कि मैं कहती हूँ अक्सर मेरा स्लोगन जो है वो बैक टू नेचर है, ठीक है। जब आप नेचर से दूर होंगे तो फिर डेफिनेटली नेचर भी फिर आपसे इंतकाम लेती चले, करें फिर आप अपनी मर्जी, ठीक हो गया ना। ये देखिए, ये मैंने कितना लिया है एलोवेरा का, ये कितना अच्छा piece, एक चीज, ठीक है? जब एलोवेरा को कट करे ना, हाँ। ये आपने काटा, थोड़ी देर के बाद उसके बाद ना आपने एक और दफा उसको कट कर दिया, हाँ, और उसको तकरीबन छोड़ दिया, छोड़ तो वो पीला उसके अंदर जो जो सारा होता है, हाँ वो जी, होता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नहीं, क्यों आपको नहीं करना चाहिए ऐसे? ये बिल्कुल करना चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ, वही है वो जिसने यहाँ पे एक बात याद रखें कि वो जो पीलापन है ना उसे आप निकाल दिया करें। अगर वो हर बंदा इस्तेमाल करेगा उसे स्टूल बार बार आएगा, डायरिया हो जाएगा। डायरी वो हर बंदा इस्तेमाल ना करे, वो जिसको कॉन्स्टिपेशन है वो इस्तेमाल करे बस। तो इसलिए उसको पीले हिस्से को तो हमने निकालना है, तो कट बिल्कुल। करके आप छोड़ देंगे, हम नोटिस करेंगे उसका पीला सा खुद ही निकल आएगा पानी में। बिल्कुल ऐसा है। ये मेरा तरीका ये है, मैं इस तरह करती हूँ कि इसको काट के थोड़ा सा पानी में डाल के इसको धो के इसको उल्टा करके रख देती हूँ, वो सारी जो उसकी पिलाट है वो निकल के बह जाती है सारी। Exactly. फिर थोड़ा सा उसको मैं रिमूव कर लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल। सही। और एंड फिर आपने उसको एक दफा कट कर हाँ दिया जी, तो वो ये देखें, ये इसके साथ आजकल के मौसम में देखिए ऑरेंज जो है वो सही मीठा हुआ है, नेचुरल चीजें आपको सारी की सारी मिलेंगी। ये देखिए, ये हमने क्या किया है, ये हमने ब्लेंड करना है ना। ये बिल्कुल हमने ये ब्लेंड करना है, ठीक है। ये साथ में गया है आपका एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा एक गिलास एक बंदे के लिए इतना काफी है, ठीक है। वो जिस तरह आपने बताया ना कि इतनी महंगी महंगी बॉटल्स लेके वो फिर रहे होते हैं, साथ में सोच के देखिए अल्लाह ताला ने भाई हमें, मैंने आपको सच्ची बताऊं, मैंने जब ऑर्गेनिक अपनी स्किन केयर हेयर केयर की लाइन शुरू की तो एलोवेरा जेल में नहीं बनाना चाह रही थी। अच्छा मैंने मना किया, मैंने कहा भाई इतनी पाकिस्तान में, देन आई रियलाइज्ड कि लोगों को पता नहीं है यार, जरूरत लोग है तो ये अगर आपने मार्केट में किया- बार बार जाके मांगते हैं बार-बार। एलोवेरा, तो मैंने फिर एलोवेरा लेके डाल दी बोतल के अंदर। बिल्कुल, बट बिल्कुल। खैर हमारी तो ऑर्गेनिक और नेचुरल है तो वो कोई इशू नहीं Organic और natural, बट बिल्कुल। देखिए बात ये है कि लोग पैसे बना रहे हैं उन चीजों से जो चीजें आप लोग बड़े आसानी से घर पे कर सकते घर हैं। पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखें, ये आपने एक स्मूदी बनानी है, आप अगर इसको नाश्ते में यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप इसको नाश्ते में यूज कर लेते तो इंशाल्लाह और उन्होंने आपकी- बिल्कुल नहीं कहा कि जूस निकाल लें, उन्होंने नहीं कहा नहीं इसको हमने smoothie ब्लेंड करना पूरा है। पूरा ब्लेंड करें, इसको पूरा इंटेक पूरा करना है, ठीक और है। नींबू भी जाएगा इसमें। हाँ, नींबू की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लेट से ऑरेंज का सीजन चला गया या कहीं पे ऑरेंज अवेलेबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक सिर्फ इसके अंदर जूस डालेंगे लेमन का और साथ में थोड़ा सा पानी, बस इसको ब्लेंड कर दे। ये एक इसमें बहुत कोई ही चीज नहीं और डाली, नहीं, नमक, नहीं, नमक। नहीं, नहीं, अच्छा नमक, एक नमक और की- चीज, आप अपने बेतुका taste- नमक का इस्तेमाल इक्वल्स अ ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम। बिल्कुल ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये देखिए, सेहत से भरपूर आपके मिनरल्स, विटामिन्स, आपको खुदा ना खास्ता ब्लड प्रेशर है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको ये देखें, अच्छा इसका कलर देखो, कलर देखें इसका कितना खूबसूरत नारंगी कलर, ठीक है। इसके अंदर हमने कैरेट भी दी है, इसके अंदर हमने ऑरेंज भी, ऑरेंज के साथ अगर आपके पास ऑरेंज भाई नहीं जो है तो हर रोज आजकल एबीसी जूस पी ABC रहे हैं उस ABC एबीसी जूस के अंदर ही भी एलोवेरा डाल के ब्लेंड एलोवेरा डाल के ब्लेंड करते पी लो, सिंपल सिंपल ये। लेकिन आज मैंने कॉम्बिनेशन जो दिया ना जुगन, मैंने इन चीज़ों को मद्देनजर रखा है कि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है कि जो हमें डेली इंटेक भी करना पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल। वो स्टे नहीं करता, आपको विटामिन सी का डेली इंटेक भी और लगाना भी दोनों काम करने पड़ते हैं। तो आप इसको डेली इस्तेमाल करें, इससे दायमी कब्ज खत्म होगी, ठीक है, आपका पेट साफ होगा, आपको ये गैस, ब्लोटिंग, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह सॉल्व होंगे। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जैसे कि आप देख रहे हैं शेफ फखरुन भी अपने एंड पे ऑलमोस्ट रेडी थी, हमारे पिज्ज़ाज भी बेक हो गए। हम जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे पिज्ज़ाज भी आपको दिखाएंगे एंड ऑफ कोर्स हमें हकीम साहब ने भी कुछ और टिप्स देनी है एंड देन नईमा जी ने भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें लगाने के लिए बतानी है। ये तो आपने कंज्यूम कर लिया। Consume कर लिया, अच्छा बिल्कुल। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि एलोवेरा
एलोवेरा को आप अपनी स्किन केयर, हेयर केयर के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जब हम बात करते हैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक की, तो मेरा पॉइंट बेसिकली देखिए, हर चीज़ तो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक यूज़ करनी मुश्किल हो जाती है। आजकल की दुनिया में इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोसेस्ड आ रही हैं, लेकिन पिज़्ज़ा की डो तो हम खुद बना सकते हैं ना व्यूअर्स, खमीर को यूज़ करके। चीज़ भी जो हम यूज़ करें, कोशिश करें कि वो वाली चीज़ यूज़ करें जिसके अंदर सबसे कम प्रोसेसिंग हुई हो। बाकी तो आपने चिकन डालना है, आपने टमाटो सॉस जो डालना है वो भी आप खुद बनाएं, और ये सब आपके सामने तैयार किया गया है। क्या बताएंगे आप? ये देखिए, हमने जो है देखिए 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि बहुत से भी जल्दी, सिर्फ डो का थोड़ा सा टाइम लगता है, और देखिए हमने कितनी जल्दी हमने घर पर अच्छा हेल्दी जो है पिज़्ज़ा बना लिया। क्योंकि आजकल के दौर में बच्चों को दिल करता है बाहर से हम पिज़्ज़ा लें, तो क्यों ना उनको हम घर पर हेल्दी वे में उनको बना कर दें। तो आप इसमें चाहें तो कॉटेज चीज़ यूज़ करके इसको मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं। तो आप इसको बिल्कुल, आप पे डिपेंड करता है व्यूअर्स। होल व्हीट आटा यूज़ कर लें रादर देन मैदा यूज़ कर लें बहुत से, और इसको अगर आप थिन क्रस्ट बना देते हैं तो और ज़्यादा ये आपके लिए हो जाता है बेनिफिशियल। थिन क्रस्ट का ये कि आपने उसको ज़्यादा बेल के ज़रा पतला सा बनाना है, तो उसमें डो कम इस्तेमाल होगा और दूसरी चीज़ें ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने कहा हम अब किचन से निकल आए क्योंकि हमें ब्लेंडर की तरफ भी जाना है। मैं ब्लेंडर की तरफ जाती हूँ जी। नईमा जी, अब आप क्या बनाना सिखा? मैं अब पहले आप लोगों को ना, जो आप लोगों के डैमेज हेयर है ना, जो ख़ास तौर पे कलर लगवाने से या आपकी कुदरती एक होता है ना बालों के अंदर बम फटा हुआ, ठीक है ना, वो कहते हैं कि हमारे स्मूथ हेयर हों, जरा आप सिल्की जब आती है हों। ना हमारे जो है ना वो बम फाड़ने की बात करके चली जाती है, बालों में बम फटा हुआ है, मतलब बालों में बम वो फटा मुझे हुआ है, देख के ठीक है? आपको ये ख्याल आता है। मैं तो नहीं, आपके बाल तो बहुत अच्छे हैं। कंघियां घुमाती हूँ अपने बालों में। हाँ जी, अच्छा ठीक है, देखिए ये आज आप लोगों को ना मैं नेचुरल शैम्पू एक बनाना सिखाऊंगी, जो आप खुद बनाएंगी, और तकरीबन उसको 1 महीना उसकी शेल्फ लाइफ होगी, ठीक है? आर यू सीरियस? यस, गर्मियों एलोवेरा में फ्रेश, भी? हाँ फ्रेश एलोवेरा, बिल्कुल ठीक है, हाँ, ठीक ये देखिए आपके सामने ये है फ्रेश एलोवेरा, ठीक हो ठीक गया। है। ये हमने इस तरीके से ये डाल दिया इसके अंदर, ये ब्लेंडर के अंदर ये चला गया। अगली चीज़ जो इसके अंदर जाएगी वो जाएगी ग्लिसरीन, थोड़ी सी, 1 टीस्पून। ये एक आपको वेरी मैं, गुड फॉर योर हेयर एंड हाँ स्किन जी व्यूअर्स। ठीक हो गया ना, ये ग्लिसरीन चली गई उसी ठीक तरह है? जिस तरह हाँ जी। कैस्टर ऑयल आपकी स्किन के कैस्टर लिए। ऑयल। अच्छा ये है जो हम पैराबीन फ्री शैम्पू बनाते हैं ना, उसके अंदर माइल्ड जो हम सोप डालते हैं तो वो क्या होता है, कोकोबिटेन, ये इजीली मिल जाता है, ठीक है? और एक होता है कंडीशनर। ये दोनों चीज़ों को ना मैंने मिलाया हुआ है, और साथ में इसके अंदर हमने डाला है अर्के गुलाब, ठीक है, ठीक है? अर्के गुलाब ये थोड़ा सा आपके बालों को एक फोमी टेक्सचर देगा, बिल्कुल जो पैराबीन फ्री शैम्पू होती है, ठीक है? आपने इसके अंदर ये डाल दिया, बस इतना सही काफ़ी है, ठीक है? आप इस रेशो को बढ़ा सकते हैं, ठीक? ये देखें इसके अंदर मैं थोड़ा सा ये डाल के आपको, और ऐसा ये आपका स्मूथ और एक मज़े वाला शैम्पू बनेगा कि आप खुद हैरान होंगे। अभी इसको करके ले आए, बल्कि इसी में डाल के हम करेंगे। अगली चीज़ मैं इसके साथ एलोवेरा के साथ जो बनाऊंगी स्किन केयर के लिए, ऐसा एक मास्क, एक ऐसा जादुई हम मास्क बनाने लगे हैं। इसके अंदर झाग भी आएगा, कुछ एलोवेरा का अपना झाग होगा। आई नीड टू शो पीपल कि ये देखे कि शैम्पू कौन कहता है कि भी नेचुरल और ऑर्गेनिक शैम्पू की झाग ये नहीं देखिए बनती। कितनी इसकी एक वो जो एक माइल्ड हमें चाहिए होती ना, वो झाग ये होती मतलब है इससे natural। ज्यादा क्या झाग बनानी ये है? देखिए कितनी ज्यादा, इसने मैंने कितना 1/2 टीस्पून आप कह सकते हैं डाले। ये पैराबीन फ्री आपका एलोवेरा शैम्पू बनके ऐसा तैयार हो कि आपके ड्राई डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा। आई ठीक एम हो सो गया? ग्लैड आपने ये मुझसे ऑनर ही करवा लिया ब्लेंडिंग, क्योंकि मैं वो जो हम सोच रहे थे ना कि हम ब्रेक में कर लेंगे, इट्स गुड बिकॉज लोगों को पता भी चले। पता भी चले। एक बात जरूर बताऊंगी व्यूअर्स, और ये आपको हकीम साहब भी बड़ा अच्छा गाइड कर सकते हैं कि हकीम साहब जो पैराबिन और सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं उनकी झाग उस तरह से नहीं बनती। उस तरह से नहीं बनती ना, क्योंकि मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊं, उसका ये होता है कि आप ज्यादा जब यूज कर लेते हैं ना, ज्यादा सोप, क्योंकि जिसके अंदर ज्यादा शैम्पू बेस डाला जाता है, SLS, मैं आपको बता देती हूँ उसका नाम। SLS जब डालते हैं तो वो क्या करता है, हमारे कुदरती जो सीबम होता है उसको खत्म कर देता है। ये जो होते हैं ये माइल्ड होते हैं, ये माइल्ड होते हैं कि सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए हल्का सा झाग बनाते हैं। जो पैराबीन फ्री शैम्पू होती है वो बिल्कुल हल्का सा झाग बनाती है, 10%। बिल्कुल सही। हकीम साहब एक बात बता दें, शैम्पू के पॉइंट ऑफ व्यू से हिकमत में कौन सी चीजें इस्तेमाल होती है? रीठा? हाँ जी बिल्कुल। Definitely। रीठा जो है, अगर आप रीठा ले लें, आंवला ले लें और सिकाकाई ले लें, उसमें मेथी दाना और एलोवेरा जेल ये ऐड कर दें, बेहतरीन किस्म का। उसको आप कूट के, और जो रीठा है उसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो, उसके वो ऊपर से छिलके उतार के, इसको आप जब भी नहाने लगे
आप कोई आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में 1 चम्मच भिगो दें, ठीक है, उसके बाद उसमें एलोवेरा जेल शामिल कर लें। यकीन करें इतना ज़बरदस्त है, आपके बाल कमज़ोर हों, असल में टूटते लोगों का हों। प्रॉब्लम ये होता है फरहान भाई कि वो कहते हैं कि जी मेरे बाल जो है ना वो उससे साफ नहीं होंगे। बस तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि misconception है साफ का मतलब झाग नहीं है। झाग ये ना साफ करने के लिए रीठा जो है इतना कमाल का उसका रिजल्ट है बिल्कुल कि हम सोच भी, पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, पहले तो बालों के लिए जो साबुन होता था ना, ये कपड़े धोने वाला, ये इस्तेमाल होता था और वो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट था। अब देखिए हमारे जो बुजुर्ग हैं, माएँ, उनके बाल कितने अच्छे हैं, ठीक है। आजकल की जो यंग जनरेशन है जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही है केमिकल वाले, जैसे गंजे। मैंने भी बात की है, तो केमिकल की वजह से हम वो जो नेचुरली बाल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें रीठा इस्तेमाल करें। रीठा इस्तेमाल, हाँ जी अब बताइए। ये मैंने क्या किया है, सिर्फ 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया एलोवेरा का, उसकी मैंने जेल निकाल दी है, ठीक है। जेल ले लिया, उसके अंदर मैंने लिया है हनी बाद में, और हाफ लेमन का जूस। ये देखें, ये हाफ लेमन का मैंने जूस लिया। विटामिन सी भी है इसके अंदर, कुदरती आपके डायरेक्ट आ गया। अगर जिनको सूट नहीं करता, लेट्स से ड्राई स्किन, हाँ, वो ऑरेंज जूस डाल लें, नहीं तो फिर मैंने हाइड्रेशन के लिए जो इसके अंदर एलोवेरा जेल डाल दी है, और साथ में मैंने डाल दिया है हनी। ये दोनों आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। अगर इस कॉम्बिनेशन से, जिनकी ड्राई स्किन है, इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो विटामिन सी लगाना चाहते हैं लेमन का, क्योंकि लेमन तेजी से आपके रंग को साफ करता है, ठीक है, ज़्यादा ब्लीचिंग एजेंट है इसके अंदर, तो आपके लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन गया है, एक ऐसा सीरम बन गया, ये आप देखें। और ये बाय द वे सिर्फ सिरम के हद तक नहीं रहता, आप इसको अगर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो ये एक प्रॉपर वो बन जाएगी, आपका एक प्रॉपर हेयर सीरम। ये ऐसा एक सीरम है, मल्टी सीरम है, ये आपके हेयर के लिए भी है और आपके फेस के लिए भी है। हेयर के आपने ये एहतियात करनी है कि तकरीबन इसको हाफ आवर के बाद सिंपल पानी से वॉश कर लें और फेस के ऊपर आप लगा के रखिए, ड्राई हो गया फिर लगा लें। ये आपकी स्किन की हाइड्रेशन को कंप्लीट करेगा। जहां से हाइड्रेशन कंप्लीट होती है, आप सब्जी वालों को देखते हैं ना कि सब्जी के ऊपर वो पानी का छिड़काव करते रहते हैं कि उनकी हाइड्रेशन कंप्लीट है ताकि वो ताज़ा और फ्रेश नजर आए। इसी तरीके से ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये सीरम बन गया है। आपने इसको महफूज करके रख लेना। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो तकरीबन हफ्ता डेढ़ इस्तेमाल हो, हफ्ता डेढ़ आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, करना ये है कि आप लोगों ने ज़्यादा सारा एलोवेरा लेके एक टाइम पे बना ले, क्योंकि सच्ची बात है जान, अगर तो ये नींबू नहीं इसमें डालते कतरे और मौके पे ही डाल देते हैं एक कतरा नींबू का लगाते हुए, तो तब तो ये महीना भी चल जाएगा इजीली। वो नींबू जो है जो वो मामला वो जो है प्रिजर्व कर लेता है ना इस तरीके से। तो ये देखिए, ये एक बेहतरीन किस्म का आपका सीरम बन गया। सीरम भी आ गया, शैम्पू भी आ गया, आपकी हेयर स्मूदी सीरम भी आ गया और स्मूदी भी आ गई। ये देखो, एक एलोवेरा के साथ, देखिए एलोवेरा हर एक में गया, हमने कंज्यूम किया क्या है कि ये एक तो हमारी हड्डियों के अंदर लुब्रिकेशन पैदा करता है, ठीक है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है। मैं एक बात कहती हूँ, जितनी भी देखिए सारी जितनी भी मशीनरियाँ हैं, इनका नतीजा कहाँ पे नजर आता है? स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये अच्छा काम कर रही होती है तो हम स्क्रीन पे अच्छा नजर आते हैं। इस तरह आपका इंटरनल अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली एक्सटर्नल अच्छा नजर आएगा। बिल्कुल। अजय नईमा जी, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। हकीम साहब, आपके पास भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मैं चाहूँगी कि आप उसका हमें ब्रीफ कर दें, क्योंकि एलोवेरा एक्चुअली व्यूअर्स हम यही बात कर रहे थे अभी ब्रेक में भी, इतना फैला हुआ टॉपिक है कि कहाँ से उसको पकड़े और कहाँ पे बंद करें। अगर हम सिर्फ उसको पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने की भी नहीं बात करी, सिर्फ पीने की बात करें तो 70 आपको यहाँ पे रेमेडीज दी जा सकती हैं, इसलिए हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी बता रहे हैं। जी हकीम साहब। अच्छा, इसमें पहली बात तो इसमें जो ताज़ा एलोवेरा है, जैसे अभी आपने सारी एलोवेरा के ऊपर बात की है, ताज़ा इसकी जेल ले ली जाए, 1 किलो सूजी ले ली जाए। ऐसे अफराद जिनके जॉइंट पेन रुकती नहीं है, और ये ऐसी पेन है जो मेरे पास पेशेंट आती हैं, अक्सर औकात पेन किलर खा खा के जॉइंट टेढ़े हो जाते हैं, हाथ आप उनके टेढ़े हो जाते हैं, आर्थराइटिस इतना बुरा मर्ज है। ऐसे पेशेंट ख़ास करके जैसे ही पेन स्टार्ट हो, पेन किलर की बजाय अगर वो सूजी का हलवा बनाए, 1 किलो सूजी ले लें, आधा किलो उसमें एलोवेरा का जो बीच में से जेल निकलता है वो डाल लें, और उसमें गुड़ डाल के सूजी का हलवा बना लें, और वो सूजी का हलवा वो खाना शुरू कर दें। अपना बाकी सारी चीज़ें खाएं, लेकिन डेली की बुनियाद पे कोई 100 ग्राम या 50 ग्राम डेली ये हलवा खा लिया करें, तो अल्लाह के हुक्म से पहले दिन से ही उनका जो पेन है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा, और कुछ अरसे में उनके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आता है कमर में दर्द, आपके चोट लग गई है, कमर में दर्द हो गई है, ऐसे मसले में इसकी ना एक अंडे की वो सफ़ेदी जो ऊपर वाली जो था ना उसका वो ले लें, जर्दी निकाल लें। अब 10 ग्राम मुसब्बर ले लें और अंडा वो ले लें, और इसमें आपने क्या करना, मैदा सक एक लकड़ी मिलती है, दिखाएंगे जरा। मैदा सक, और ये मुसब्बर है, और इसको मैंने पहले भी बताया था, इसको आपने हाथ में नहीं पकड़ना, क्योंकि बाद में आपने हाथ पे लगाया तो ये मसला कर देगा। उसके बाद इसको आपने सूंघना नहीं है,
ये एलोवेरा खुश्क फॉर्म में है, ठीक है। अब इसकी वो लुपरी सी जो पहले लोग बना के बांधते थे ना, वो बताने लगा हूँ आपको, जितनी भी दर्द हो रही है वो लुपरी बांधे, फौरी तौर पे दर्द खत्म हो जाएगी, फौरी तौर पे। बिल्कुल डायरेक्ट ही लगाना, लेकिन ये डायरेक्टली उसमें 10 ग्राम ये ले ले, 10 ग्राम मैदा सक अच्छा, ले वो ले। डायरेक्ट ही लगाना। हाँ जी, 10 ग्राम मैदा सक, 10 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सूंढ, इसको आपने दरफड़ कर लेना, थोड़ा सा ना कूट लेना है। कूटने के बाद वो जो जेल है ना, वो अंडे की आपने सफ़ेदी जर्दी निकाल दी, उसमें आपने जेल बना के ये लगा दी। अब वो जब लगाएंगे ना, तो वो ऊपर आपने कोई भी कपड़ा बांधे रुई रखें, यकीन करें सिर्फ 3 पट्टियाँ कर दें। अगर आपके जोड़ में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, फौरी तौर पर रिलीफ देगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरी ऐसी बेटियां बहनें जिनको महाना जो सर्कल है वो ठीक नहीं आ रहा। मैं अभी आपको कहने लगी थी भैया पीसीओएस का तो बता दें। पीसीओएस के लिए इतना कमाल का रिजल्ट है, अगर आप 50 ग्राम ये मुसब्बर एलोवेरा खुश्क ले लिया जाए और अबहल 100 ग्राम ले ली जाए, मुरमुक्की 50 ग्राम ले ली जाए, इतना कमाल का रिजल्ट है। और राई भी 50 ग्राम ले लीजिए, 4 चीज़ें हैं, इनका फाइन पाउडर कर लिया जाए। पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़वी दवाई बनती है, तो 500 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम एक कैप्सूल लिया जाए। अगर मामला ज़्यादा है तो 3 माह तक, नहीं तो 1 से दूसरे महीने में नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है तबीयत। और पीसीओ आप जाके टेस्ट कराएंगे तो आपका पीसीओ का इशू ठीक हो जाएगा। अब इसमें पीसीओ में भी आगे सिस्टम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, आगे पानी की थैली में फाइब्रॉइड भी है, उसका फिर इलाज मुख्तलिफ होता है। अब आपका महाना सर्कल आ ही नहीं रहा तो उसके लिए ये बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जॉइंट पेन है, जो मैंने पहले भी बताया, जॉइंट पेन के लिए इसका अकेला जो मुसब्बर है, अकेला भी बड़ा बेहतरीन है। इसका एक सादा सा, चूँकि हमारा पंसार स्टोर भी था, तो अक्सर शुरू में हमने देखा तो अक्सर बेटियाँ बहनें लेने आती थी कि वो जी हमें बच्चों का दूध छिड़वाने वाली दवाई दे दें, तो हमने वो ये देना मुसब्बर। तो अगर बच्चे को फीड छिड़वाना है या बच्चा अंगूठा चूसता है वो नहीं छोड़ता, तो आप इसको हल्का सा गीला करके उसके अंगूठे पे लगा दें, वो अंगूठा चूसना छोड़ देगा। अगर बच्चों का अपने बेटी या बहन टॉर्चर करके दूध छुड़ाना है। अच्छा कैसी बात, इसका साइड इफेक्ट नहीं ना है? साइड इफेक्ट कोई नहीं है ना। अच्छा, ये इतना बड़ा, पहले वक्तों में तो यही चीजें की जा ये रही हैं। इतना बड़ा मुसफ़ी खून है कि अगर आपका खून साफ नहीं है, दाने बन रहे हैं, आप इसका फाइन पाउडर करके छोटा कैप्सूल भर के खाना शुरू कर दें। याद है वो एक सिरप होता था, उसका नाम नहीं हम लेंगे, जो आप पीते थे अपना चेहरा साफ करने के लिए, उसके भी उसके अंदर भी यही है, एलोवेरा जहरीला टेस्ट है वो ये। लेकिन व्यूअर्स वही वाली बात है ना, करेले को देखे खून साफ करता है, कड़वा है, कड़वा है। ये भी खून साफ करता है, कड़वा है। बात ये है कि थोड़ी सी चीज़ अगर नहीं भी बर्दाश्त हो रही तो अल्लाह का शुक्र है कि आप कैप्सूल वाला ऑप्शन तो आ गया, तो वो यूटिलाइज कर लें। कैप्सूल में भर के बेहतरीन इसका रिजल्ट है। उसके बाद बालों के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ताज़ा लगे है उसी टाइम तोड़ें, आप दही के अंदर मिक्स करके लगा दें, आप उसे एग के अंदर, अंडे के अंदर आप मिक्स करके इस्तेमाल कर लें। बेहतरीन रिजल्ट है बालों की ग्रोथ को। हम जब भी ऑयल बनाते हैं उसमें ये यूज़ करते हैं लाजमी, क्योंकि ये मेन जुज़ है। तो एलोवेरा जो है खानों में इतनी अच्छी कि आपके अगर पेन नहीं ख़त्म हो रही है, आपके पट्ठों में खिंचाव है, हर टाइम पेन रहती है, तो आप इसका सालन बना के खा लें, किसी भी सालन में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा लाजमी नहीं है कि आप और सिर्फ इतना है कि जब एंड में खाना आपका डन हो जाए तो उसको डाल के हल्का सा गर्म कर दें, तो पकाना नहीं है क्योंकि फिर उसकी अफादियत फिर कम हो जाती है। राइट, बिल्कुल ऐसे। चलिए यहाँ पे आज के सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं। पिज्जे भी बन गए, एलोवेरा की भी बात हो गई, हाई चीवर से भी मिल रही है, काफ़ी हैवी डे रहा है हमारा, माशाल्लाह। तो अब हम रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे ही। सोचो 12 बजे रिलैक्स करने की बात करें। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस नईमा जी, हकीम साहब, और आप लोगों को एडवांस में रमज़ानुल मुबारक, और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो, क्योंकि मैं कराची, आप लोग लाहौर में ट्रांसमिशंस कर रहे होंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक एंड व्यूअर्स, हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।